तो आज मैं इन कुछ लोगों के एग्जांपल से ये समझाऊंगा आज मैं आपको कि निश क्या होती है। बहुत मेन चीज़ है। जो हमारा कंटेंट डोमिनेशन प्रोग्राम भी है ना, उसमें भी जो दूसरा मेन सबसे वन ऑफ द वो कोर्स में वीडियो है वो निश के बारे में है कि निश कैसे चूज़ करें। और ये सवाल आपको भी बहुत आता होगा कि निश क्या चूज़ करें, कौन सी निश बेटर है। ठीक है, तो ये निश क्या भला होती है और इसमें कैसे इसको चूज़ करना होता है। बड़े से बड़ा पर्सनल ब्रांड आपको बनना है तो निश की क्लैरिटी होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और निश के बहुत सारे मैं मिथ भी आपको बताऊंगा जो आपको लगता है कि यार ऐसे करके, जैसे कोई एग्जांपल, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर हेल्थ कंटेंट बना रहा है, अब वो उसको लगता है कि वो उसकी निश है, वो उसकी निश नहीं है। निश उससे ऊपर की चीज़ होती है, वो मैं आज आपको बताऊँगा। और एक लीड और लेवरेज के बीच में क्या फ़र्क होता है वो समझेंगे आप। ठीक है, उसको समझते हैं। जिसको ये दो बातें आज समझ में आ गई कि निश क्या होती है, एक्चुअल में निश क्या होती है, कि निश क्या होती है, और दूसरा है लीड छोटी है लेवरेज बड़ा है। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपका पर्सनल ब्रांड बहुत बड़े लेवल का बनता है। ठीक है, अब ये स्टार्ट करते हैं। हो गया ना, स्टार्ट है ना इधर से? ठीक है, मैं इधर ऐसे कर रहा हूँ ताकि मेरा फेस अच्छे से दिखता रहे। ठीक है, ये आदमी को जानते कौन है? ये मिस्टर बीस्ट। ये मिस्टर बीस्ट है। मिस्टर बीस्ट, ये मिस्टर बीस्ट है। यस। मिस्टर बीस्ट की निश क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो? जैसे मैंने तो मतलब देखा हुआ है, जैसे चैलेंजेस करते हैं। ठीक है, और वो कुछ भी करते रहते हैं। वो कुछ भी करते रहते हैं। आपको नहीं लगता मिस्टर बीस्ट अचानक से कहीं से आया और उसने वो कंटेंट बनाया जो आज से पहले कहीं ना कहीं यूट्यूब पे था ही नहीं? हाँ, करेक्ट। और उसने एक ऐसी निश बना दी जिसको आज बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स भी फॉलो करते हैं। जैसे फुकरा इंसान कॉपी करता है मिस्टर बीस्ट की, निशु तिवारी कॉपी करती है कहीं ना कहीं मिस्टर बीस्ट की। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे ठगेश कॉपी करता है मिस्टर बीस्ट की। अब ये किस निश में काम कर? मिस्टर इंडियन हैकर। हालांकि वो बहुत पहले से भी कर रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं मिस्टर बीस्ट की सब कैटेगरी के अंदर आता है। अब अगर आप अब मुझसे कोई पूछे कि यार मिस्टर बीस्ट की कैटेगरी क्या है या निश क्या है, तो मैं तो नहीं बता पाऊंगा। मुझे बस इतना पता है कि वो एक कंटेंट बनाता है, वो इसी फॉर्मेट्स में उसके कंटेंट होते हैं कि $1 दिस वर्सेस $1 मिलियन दिस, समथिंग लाइक दैट, राइट। बट उसकी ऐसे कोई निश नहीं है। अगर आप मतलब कोई निश नहीं है, वो एक आया, उसने अपना एक निश कंटेंट बनाया, वो एक अलग निश बन गई। अभी अगर मैं आपसे पूछूं समय रैना की निश क्या है? हाँ, कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडियन है समय रैना। ठीक है, यह उसकी निश है। अभी आप मुझे बताओ ऐसा क्या फैक्टर है कि समय रैना इतना ऊपर आ गया और जैसे जाकिर खान को भी पीछे छोड़ दिया समय रैना ने? इसका रीज़न क्या है कि समय रैना आज इतना टॉप है जहाँ पे बाकी स्टैंड अप कॉमेडियन चाहकर भी नहीं पहुँच सकते आज की डेट में? रीज़न पता क्या लगता है आपको इसका? क्योंकि जो ऑडियंस ज़्यादातर वो ज़्यादातर ऐसे बात करते हैं ना, जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस इंडिया की जो माइंडसेट है उस पे। ठीक है, इसका मैं आपको बताता हूँ। आप विकास दिव्यकीर्ति को देख लो, आप समय रैना, विकास दिव्यकीर्ति नाम सुना? समय रैना, संदीप माहेश्वरी, SRK और इलॉन मस्क। ये इसलिए टॉप है क्योंकि ये निश को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो आपने जैसे कोर्स में भी आपने एक बात सुनी होगी टारगेट ऑडियंस करके, कि हमें हमारी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है। ये सबसे बेहुदा सवाल है कि मुझे मेरी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है। जिसको ऐसा लगता है कि टारगेट ऑडियंस तक पहुंच के आप कुछ उखाड़ लोगे, वो सपने में जी रहा है। टारगेट ऑडियंस जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। मिस्टर बीस्ट ने कंटेंट बनाया, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या थी आप मुझे बताओ? कि एक आदमी है यार, वो ऐसा कंटेंट समझे कि मैं $1 लाख की कार दिखाऊंगा, फिर मैं से $100 मिलियन तक की कार दिखाऊंगा। $1 लाख कार, $5 लाख कार, $1 मिलियन कार, $50 मिलियन कार और फिर $100 मिलियन कार। अब वो निश क्या है? अपने आप में कोई निश नहीं है। अगर आप समय रैना से पूछो तो समय रैना क्या है? थोड़ी नॉनवेज कॉमेडी करता है समय रैना, उल्टे पुल्टे जोक्स मारता है समय रैना। ठीक है, नॉनवेज कॉमेडी है, सब लोग नहीं देख सकते, आप ओपनली भी नहीं टीवी पे चला के नहीं देख सकते उसको, वो कॉमेडी समय रैना करता है। अब समय रैना ने आपके हिसाब से क्या कभी ऐसा चार्ट बनाया होगा कि मेरी टारगेट ऑडियंस ये है, मेल्स लोग ज़्यादा हैं, उसमें नॉनवेज कॉमेडी वाले नॉनवेज कॉमेडी वाले होने चाहिए और ज़्यादातर Tier 3 और Tier 4, Tier 3 भी नहीं, Tier 1 और Tier 2 ये वाले लोग होने चाहिए कि मेरे को सिर्फ शहरों के लोग देखे क्योंकि वही लोग ऐसे कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, मेरे को अमीर आदमी देखे, ये थोड़ी चाहता है समय रैना। समय रैना ने इसलिए सबको पीछे छोड़ा है क्योंकि वो निश को अच्छे से समझता है कि जो भी आदमी हंसना चाहता है,
ठीक है, चाहे वो कंट्रोवर्सी से हंसे, किसी चीज़ से हंसे, बट वो थोड़ा सा स्केपिज्म ढूंढता है हंसने का, वो मेरी टारगेट ऑडियंस है। यानी कि एनीबडी हु वांट्स टू लाफ इज माय टारगेट ऑडियंस। अब एक एग्जांपल और समझते हैं, मान के चलो किसी डॉक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, उससे भी पहले एक चीज़ और समझते हैं। निश निश का मतलब ये नहीं होता कि आप क्या कंटेंट बना रहे हो, ये निश थोड़ी होती है। अगर आपको लगता है कि निश का मतलब कंटेंट बनाना है कि मैं क्या कंटेंट बनाऊं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई है ही नहीं। निश होती है कि आप कौन हो, हु आई एम। फिलॉसफी का भी सबसे गहरा जो सवाल है, जिसको आज तक बहुत कम लोग आंसर कर पाए हैं, वो भी है हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। निश भी आपको तभी समझ में आएगी जब आप देखोगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। अब जैसे एग्जांपल, इलॉन मस्क टेस्ला के ओनर है, टेस्ला कंपनी ओन करते हैं। आपने कभी टेस्ला खरीदी है? नहीं। इलॉन मस्क के तो चेले बने हुए आप, आपने टेस्ला नहीं खरीदी। स्पेस एक्स में कभी इन्वेस्ट किया है? नहीं। बिटकॉइन, डॉज कॉइन को बहुत प्रमोट करते हैं, आपने कभी खरीदा है? नहीं खरीदा। उनकी एक कंपनी है टेरा करके, टेरा बिट पता नहीं ऐसा करके कुछ है, उसमें आपने कभी इन्वेस्ट नहीं किया होगा, कभी उसको परचेज नहीं किया होगा। ग्रोक आप यूज़ नहीं करते। ट्विटर भी शायद आप बहुत कम यूज़ करते होंगे। तो आप इलॉन मस्क का एक भी प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ नहीं कर रहे और आप उनको जानते भी हो, तो क्या, बट आप फिर इलॉन मस्क को जानते क्यों हो? आपको क्या मिल रहा है इलॉन मस्क को देखने से ऐसा? क्योंकि वो जैसे वो बहुत अच्छे लेवल पे है, मतलब अलग अलग चीजें करते हैं, तो वो चीजें पसंद आती है कि हम भी ऐसे कर सकते हैं। 100% यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब जैसे इलॉन मस्क के लेवल का या कोई डॉक्टर है, डॉक्टर ये सोचेगा यार जब तक मैं चीनी, गुड़, बीमारियों के बारे में, हेल्थ डिसीजेस के बारे में, रेमेडीज़ के बारे में, ट्रीटमेंट्स के बारे में बात नहीं करूँगा, मुझे कोई सुनेगा नहीं। यार वो तो चैट जीपीटी भी अवेलेबल है ना, तो आपका पर्सनल ब्रांड अलग क्या है फिर उससे? वो चीज़ नहीं है। आपका पर्सनल ब्रांड आप कौन हो, आप क्या सोचते हो। इलॉन मस्क का पर्सनल ब्रांड इसलिए बड़ा है क्योंकि इलॉन मस्क रॉकेट्स की बात नहीं कर रहा स्पेस एक्स में। इलॉन मस्क ये नहीं बात कर रहा ना कंटेंट में कि मतलब कि टेस्ला गाड़ी कैसे बनती है, ठीक है, वाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर बेटर देन दिस एंड दैट। वो ओवरऑल किस चीज़ की बात करता है जिसके अंदर बहुत मेजर ऑडियंस कवर होती है उसकी, बहुत मेजर। वो बात करता है ह्यूमैनिटी की। ह्यूमैनिटी मतलब कि इंसानियत अब आगे कहाँ बढ़ रही है, फ्यूचर क्या होगा उसका, क्या वो मार्स पे जाएगी, क्या एआई टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी। अब उसके अंदर उसकी टेस्ला भी आ जाती है क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, उसके अंदर उसकी स्पेस एक्स भी आ जाती है क्योंकि वो भी फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। तो तभी तो इलॉन मस्क $700 बिलियन का मालिक बना ना, क्योंकि वो निश को बहुत अच्छे से समझता है। उसको पता है मेरे को मेरी पोजीशनिंग अगर मैंने ये दिखा दी कि मैं फ्यूचरिस्टिक आदमी हूँ, एक विजनरी आदमी हूँ, तो उसकी जो कंपनीज है उसको ऑटोमेटिकली मिलने वाला है लेवरेज, क्योंकि वो जो कंपनी बना रहा है वो वही है जो फ्यूचरिस्टिक है। जैसे टेस्ला है, तो टेस्ला तो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। स्पेस एक्स है, आगे की बात कर रहा है, 10 साल आगे की बातें हो रही हैं, वो भी फ्यूचरिस्टिक है। एक न्यूरालिंक करके अभी वो कंपनी लाने वाली, न्यूरालिंक फ्यूचरिस्टिक है। अब वो कौन सी है जिसके बारे में सबको पता होगा, बट वो उसकी पोजीशनिंग वो कंटेंट बनाने से, या वो जो क्लिपिंग्स उसकी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं अपने माइंड में। जैसे मैं इलॉन मस्क को, मेरे लिए इलॉन मस्क भगवान नहीं है, बट मैं उसको इतना ज़रूर देखता हूँ कि यार ये आदमी ना सोचता बहुत अलग तरीके से, मतलब माइंडसेट का जो लेवल है एक सोचने का एंटरप्रेन्योरशिप में, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का है। मतलब ये पहले ये सोचेगा कि क्या नहीं हो सकता, मुझे वो बताओ, इम्पॉसिबल चीज़ है, उसमें से फिर उसको करने की ट्राई करता है। जैसे आपने पेपाल माफिया के बारे में सुना है, उसमें इलॉन मस्क भी था। पेपाल इलॉन मस्क ने तब बनाया जब वो इतनी लोगों को बड़ी चीज़ ही नहीं लगती थी, लेकिन जब उसने बनाया पेपाल, आज पूरी दुनिया यूज़ कर रही है उसको। सोचो कितना वे एड ऑफ टाइम आगे वो चल रहा था कि यार मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊंगा जो फॉरेन ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करेगी। तो ये चीज़ है। तो आपकी निश है, आप कौन हो एग्जैक्टली। अब मैं आपसे पूछूं, आप जैसे आप सेल्स के अंदर हो, आपकी निश क्या है? क्या सेल्स आपकी निश? आपकी निश सेल्स सिर्फ दिखने में है। आपकी निश है सेल्स। आप किस टाइप के पर्सन हो, आप क्या सोचते हो, आपकी फ़िलोसॉफी कैसी है, आप लाइफ में किन आइडियोलॉजीज़ पे विश्वास रखते हो, ठीक है, आपका किस चीज़, आप सेल्स को भी कितना इंपॉर्टेंस देते हो लाइफ में, आपके लाइफ का जीने का तरीका क्या है, वो आपकी निश को डिसाइड करता है। अब एग्जांपल बताता हूँ आपको, समय रैना का एग्जांपल समझे। तो समय रैना ने सारे रूल ब्रेक कर दिए अभी इंटरनेट पे, कोई उसने नहीं छोड़ा, इसलिए वो टॉप पे है। टॉप पे होने का रीज़न क्या है? निश को समझता है। उसकी निश ये नहीं है कि जो लोग नॉनवेज कॉमेडी देखते हैं मुझे देखे, जो लोग माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं वो समय रैना को देखे, नहीं। समय रैना बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है उसको। एनीबडी हु वांट्स टू लाफ इज़ माय टारगेट ऑडियंस। एवरीबडी वांट्स टू लाफ।
हंसना तो सभी को है ना, मैं भी हंसना चाहता हूँ, तो मैं भी उसकी कहीं ना कहीं टारगेट ऑडियंस हूँ, मैं भी देखता हूँ उसको, राइट। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ पूछें, एलॉन मस्क, मैंने आज तक टेस्ला नहीं खरीदी, ना मैं कभी लाइफ में खरीदने वाला टेस्ला, ठीक है। मैंने स्पेस एक्स का नाम सुना है, बहुत तारीफ सुनी है, सब कुछ चीज़ें सुना है, बट मैं उसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। लेकिन मैं उसकी लीड नहीं हूँ, इसका मतलब मैं उसको खरीद ही नहीं रहा ना। आपके पास जो लोग आते हैं वो आपको बोलते हैं कि सर मेरी टारगेट ऑडियंस ये है, मैं चाहता हूँ मेरे को 500,000 लीड महीने की मिल जाए, वो मेरी टारगेट ऑडियंस है। तो अगर ये हो रहा है तो मेरा कंटेंट बनाना सक्सेसफुल है। अब आप मुझे बताओ, मैं एलॉन मस्क से कुछ नहीं बाय कर रहा, मैं आपके सामने एलॉन मस्क की तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं इनके सामने एलॉन मस्क की तारीफ़ कर रहा हूँ, यार मुझे वो आदमी बहुत पसंद है, ठीक है, और मैं एक कंपनी का ओनर हूँ, मैं जहाँ मेरे सेशंस होते हैं मैं उनके सामने एलॉन मस्क की तारीफ़ कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता मैं लीड नहीं, अभी एलॉन मस्क की लेवरेज बन गया? यानी कि मैं एक ऑटो प्रमोटर हूँ उसका। मैंने भगवान का नाम इतनी बार नहीं लिया जितना एलेक्स होर्मोजी का नाम लिया है पिछले 3 महीने में। रीज़न बीइंग आई लाइक हिम इन दिस वेरी सेंस के यार वो आदमी बहुत अच्छी बेंचमार्क उसने सेट कर रहा है वो आने वाले जनरेशंस के लिए, कंटेंट में कह लो या मार्केटिंग में कह लो, इन चीज़ों में। तो मैं लीड नहीं हूँ, मैं उसकी लेवरेज हूँ, और लेवरेज जो होती है ना वो इतना आपको बेनिफिट देती है जो आपको लीड नहीं दे सकती। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप मुझसे बहुत इंप्रेस हो गए, ठीक है, अब आप मुझसे इंप्रेस हो गए, आपने मुझे आज तक 10 रुपये नहीं दिए, लेकिन आप मुझसे इतना इंप्रेस हो मेरी बातों से, पर्सनैलिटी से, और आपको लग रहा है यार अच्छा आदमी है, ठीक ठाक है, रिजल्ट अच्छे हैं, सब कुछ बेटर है, अपनी निश का माहिर है। आप अब भगवान ना करे कल को आपके दिन और अच्छे आ गए, आपका नेटवर्क अच्छा हो गया, अब कहीं किसी ने बोला कि यार ऐसा करके ना एक ऑर्गेनिक में कुछ चाहिए या करेगा, अगर मेरी इमेज आपके माइंड में अच्छी है तो आप मुझे वहाँ पे रेफ़र करोगे। अब आपका नेटवर्क ऐसा है, आपके नेटवर्क में सिर्फ 7 लोग हैं, लेकिन वो 7 लोग कौन कौन से हैं? एक तो है बिलियनियर, अरबपति आदमी है, एक है लॉयर, एक है पॉलिटिशियन, ठीक है। अब इन तक मुझे जाने में टाइम कितना लग रहा है? 10 साल लग गए, ना जाने कितना कंटेंट लगेगा, ना जाने किस तरीके की पोजीशनिंग लगेगी। मैंने आपको इतना इंप्रेस कर दिया कि आप अब मेरी तारीफ उनके सामने कर रहे हो। किसके सामने? एक बिलियनियर के सामने, जो मुझे 100-500 करोड़ का काम दे सकता है अगर उसको लग रहा है कि मैं अच्छा हूँ। एक पॉलिटिशियन के सामने जो मुझे ऐसे पर्क्स दे सकता है जो आम आदमी को मिले ना। एक लॉयर के सामने जो मुझे वहाँ हेल्प कर सकता है चीज़ें टैक्स में या इन चीज़ों में जो शायद किसी और को ना कर पाए। तो आप मेरी लेवरेज हो, अब आप मेरी लीड नहीं हो। मैं नहीं खरीदूंगा एलेक्स होर्मोजी का कोई कोर्स कभी, मुझे नहीं लेना देना एलेक्स होर्मोजी से कुछ, बट मैं उसकी इतनी तारीफ़ करता हूँ हर जगह पे, जितने हमारे कोचेज़ हैं और सब, कि मैं भी उसकी एक लेवरेज बन चुका हूँ। द रीज़न बीइंग क्योंकि आई लाइक हिम वेरी मच। क्या ये आदमी अच्छा काम कर रहा है। गैरी वी की मैं क्यों तारीफ़ करता हूँ? क्योंकि मुझे वो ठीक लग रहा है कि यार ये अच्छा उसने बेंचमार्क सेट किया है, सबको इसको फॉलो करना चाहिए कहीं ना कहीं। तो मैं अभी उसकी लीड नहीं हूँ, मैंने उससे कुछ खरीदा नहीं ना, मेरे थ्रू उसके अकाउंट में तो कुछ नहीं गया, बट मैं उसकी इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ कि मेरे माइंड में या आपके माइंड में इतनी उसकी इमेज बन रही है कि यार एलेक्स होर्मोजी बहुत बड़ी चीज़ है, एलेक्स होर्मोजी बहुत बड़ी चीज़ है। अब आपने मुझसे सुना, उसकी पोजीशनिंग आपके माइंड में अच्छी हुई। अब आप जब सेल्स कॉल करोगे या कुछ करोगे, महीने में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर सेल्स कॉल में कहीं ना कहीं उसका जिक्र ना आए, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मुझे कंटेंट से पर्सनल ब्रांड कैसे बनता है और उस पर्सनल ब्रांड से बिजनेस कैसे जनरेट होगा, तो आप एलेक्स होर्मोजी की बात करोगे, जबकि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एलेक्स होर्मोजी का कोर्स ले लो या उसका कंसल्टेशन ले लो, बट आप उसको फ़ायदा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो वो है, तो लेवरेज जो होती है ना हमेशा बड़ी चीज़ होती है लीड से। एग्जाम्पल एक चीज़ और बताता हूँ, निश को ही लेकर, कि निश क्या होता है, निश आपको समझ में आया? समझ में आएगा। आप जो वीडियोस बनाते हो वो आपकी निश नहीं है। निश बना कंटेंट बनाना निश नहीं होता। आप खुद कौन हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, 100%। ध्रुव राठी क्यों चलता है? ध्रुव राठी को ना कोई ना पूछे कल को, अगर उसके आइडियोलॉजीज खत्म हो जाए, अगर उसकी फिलोसफी खत्म हो जाए कि वो किस चीज़ के बारे में क्या सोचता है। मान के चलो कल को एक टेररिस्ट अटैक हो गया, एक रेप केस हो गया कहीं पे, लोग ये नहीं जानना चाहते कि ध्रुव राठी ने क्या बोला, लोग ये जानना चाहते हैं कि ध्रुव राठी का इसके बारे में ऑल ओवर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो इसको देख कैसे रहा है। कल को मान के चलो कोई किसी बिजनेस ओनर का बिजनेस फेल हो गया, तो लोग ये देखना चाहते हैं एलेक्स होर्मोजी इसको कैसे देख रहा है, हमारी सोच इससे कितनी मैच कर रही है। तो जैसे जैसे वो मैच होती जाएगी वो ट्रस्ट बढ़ता जाता है, इतनी सी बात है। अब एग्जांपल आपको विकास दिव्यकीर्ति का आपने नाम सुना है? कौन है विकास दिव्यकीर्ति, क्या करते हैं? मतलब मैंने तो उनको ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जाना हूँ ज़्यादातर, आईएएस तो नहीं जानता उनको मैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ,
विकास दिव्यकीर्ति टीचर ही तो है और है क्या? टीचर ही है। ये उसके लिए जो ये समझता है कि विकास दिव्यकीर्ति कंटेंट बना रहे हैं, उन्होंने उसकी कभी वीडियो वगैरह देख ली। विकास दिव्यकीर्ति दृष्टि आईएएस के फाउंडर हैं, जो ईयरली 500, 600, 700, 800 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू करते हैं। उनकी जो कंपनी है विकास दिव्यकीर्ति का, अगर आप देखो, अगर मैं निश पूछूं एक आम आदमी के हिसाब से, तो वो तो बोलेगा यार टीचर है, फिलोसफी इनकी निश हो गई, थोड़ी बहुत हिस्ट्री हो गई, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी हो गई, और थोड़ी बहुत ये जो जनरल साइंस हम पढ़ाते हैं हल्की फुल्की वो हो गई, तो यही तो निश है उनकी, और क्या है? ये आम टीचर की होती है। लेकिन विकास दिव्यकीर्ति का पर्सनल ब्रांड इतना स्ट्रांग उनका कैसे बना? सिर्फ एक ही रीज़न से कि वो ये समझ गए कि निश का मतलब वो नहीं है जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, निश का मतलब होता है कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडियोलॉजी क्या है। सब टीचर बात करते हैं कि अगर आप गे हो, एग्जाम्पल, तो टीचर बताएंगे कि ठीक है आप में ये क्रोमोसोम ज़्यादा हैं, आप में ये हो गया, ऐसा ऐसा करके वो फैक्ट्स के ऊपर बता दिया, ख़त्म कहानी। विकास दिव्यकीर्ति कहते हैं कि अगर आप गे हो तो आपके गे होने पर मेरा क्या सोचना है, मैं क्या सोचता हूँ आपके बारे में, क्या मैं आपको लेकर इमोशनल हूँ, क्या मैं आपको लेकर ये सोचता हूँ कि आप भी मेरे जैसे ही हो, क्या मैं आपको लेकर ये सोचता हूँ कि आप भी इस ह्यूमैनिटी का हिस्सा हो। वो जो चीज़ है वो उनको विकास दिव्यकीर्ति बना देगी, बाकी टीचर से अलग छोड़ देगी, क्योंकि यहाँ पे एक आइडियोलॉजी ऐड हो गई, एक फिलोसफी ऐड हो गई है। ये चीज़ है। एक चीज़ और बताता हूँ, तो अगर आप अब जैसे आपके पास कोई नॉर्मल टीचर आ गया, वो जैसे आपके पास बहुत सारे आते हैं, बोलते हैं कि हमें फिजिक्स वाला जैसा पर्सनल ब्रांड बनना है, तो वो क्या आपको सवाल पूछते हैं, क्या बोलते हैं आपको कि ये मेरी नीश है, इस तरीके की ऑडियंस मुझे चाहिए, लीड चाहिए, क्या बोलते हैं आपको? वो मतलब क्या क्वेश्चन होता है? मतलब वो सीधा यही बोलते हैं कि फिजिक्स वाला जैसे हमें मतलब क्रिएट करना है पर्सनल ब्रांड, जैसे मतलब उन्होंने जैसे एक परसेप्शन बिल्ड कर रखा है ना। अब फिजिक्स वाला क्या है? अब फिजिक्स वाला क्या है? अगर आप देखो तो फिजिक्स वाला टीचर है खाली, और कुछ भी नहीं है। लेकिन साइकोलॉजी में जाओ डीप, फिजिक्स के टीचर है, फिजिक्स के टीचर नहीं है खाली, मोटिवेटर बहुत अच्छे हैं। फिजिक्स के टीचर से भी उन्होंने अपने आप को ऊपर रख दिया कि मैं टीचर हूँ, बहुत अच्छा टीचर हूँ। मोटिवेटर बहुत अच्छे हैं। अब उनका पर्सनल ब्रांड ऐसा डेवलप हो गया। फिजिक्स के टीचर तो बहुत सारे हैं, सब क्यों नहीं बने फिजिक्स वाला, सब क्यों नहीं बनते एनवी सर जैसे लोग कि उनका पर्सनल ब्रांड बहुत अच्छा बन जाए? एक ही रीज़न है कि वो ये समझ लेते हैं कि मेरे स्टूडेंट वो नहीं है, या मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है जो फिजिक्स पढ़ना चाहती है। अरे ये तो बहुत छोटी चीज़ है, जो भी स्टूडेंट है वो मेरा टीचर है। अब स्टूडेंट तो सबको ही है, अगर आपको और मुझे छोड़ दे जो जॉब या बिजनेस करते हैं, उसके अलावा जितने स्टूडेंट है वो सभी फिजिक्स वाला के। कोई फिजिक्स वाला को इसलिए देख लेगा कि यार ये 8,000 करोड़ का मालिक बन गया है, कुछ सीखना चाहिए इससे। तो बिजनेसमैन भी देखते हैं फिजिक्स वाला को, तो फिजिक्स वाला को तो इन्वेस्टर भी देखते हैं बहुत सारे, कि यार ये कैसे कर रहा है, 4 साल पहले तो इसके पास खाने के रोटी कपड़े नहीं थे और आज ये 8,000 करोड़ की कंपनी बना के बैठा है। वो लोगों के माइंड में परसेप्शन जाती है, यार ये आदमी, उसको फिर इन्वेस्टर्स भी देखेंगे यार ये क्या कर रहा है, क्या माइंड सेट है, बिजनेस ओनर्स भी देखेंगे, स्टूडेंट्स भी देखेंगे और टीचर्स भी देखेंगे। टीचर्स क्यों देखेंगे? यार ये इतना आगे कैसे निकल गया, इनके पढ़ाने के तरीके में ऐसा क्या है कि जो हम सीख सकते हैं थोड़ा बहुत, फिर टीचर्स उनको कॉपी भी करते हैं। तो अगर आप देखो टारगेट ऑडियंस सिर्फ फिजिक्स के स्टूडेंट है, बट क्योंकि फिजिक्स वाला इतना टॉप पे इसलिए है क्योंकि वो समझते हैं कि मेरी टारगेट ऑडियंस वो है एनीबडी हु वांट्स टू लर्न। अब वो चाहे मुझे देख के ये सीख ले कि मैं बिज़नेस कैसे अच्छा बना दिया मैंने, चाहे वो मुझे ये देख के सीख ले कि मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ, ठीक है, मैं सीख कैसे रहा हूँ, वो सब उसके स्टूडेंट हैं। उसमें बहुत सारी ऑडियंस आ गई, और जब आपको इतना मास कैटेगराइजेशन में आपका पोजिशनिंग होता है तो आप फिर बहुत ज़्यादा पैसे कमा ले जाते हो। सेम चीज़ तो विकास दिव्यकीर्ति के साथ हुई, वरना विकास दिव्यकीर्ति अच्छे टीचर हैं आपको लगता है? अकेले अच्छे टीचर थोड़ी हैं, इनसे 10 गुना ज़्यादा 100 गुना बेटर टीचर विकास दिव्यकीर्ति से आपको मिल जाएंगे। बट वाई विकास दिव्यकीर्ति इज़ ग्रेट, क्योंकि मैं उनको खुद बहुत पर्सनली फॉलो करता हूँ। ओवरऑल पर्सनैलिटी, फिलोसफी के बारे में जो अपना विचार रखते हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में, आइडियोलॉजीज़ बहुत, उन आइडियोलॉजीज़ के लोग उनको देखते हैं कि वो रामायण के बारे में क्या कह रहे हैं, कि रामायण काल्पनिक है, रियल है, क्या है, ठीक है। किसी मोदी जी के बारे में उनका क्या सोचना है, पॉलिटिक्स के बारे में उनका क्या सोचना है, पाकिस्तान के बारे में उनका क्या सोचना है, वो चीज़ है। खान सर अगर आप देखो, खान सर क्या है? वो भी टीचर ही है अगर मतलब। खान सर सिर्फ एक टीचर है, उससे ऊपर कुछ नहीं है अगर आप एक सेंस में देखो तो। लेकिन खान सर का पर्सनल ब्रांड आज की डेट में इतना बड़ा है कि उनका ईयरली रेवेन्यू 100, 200, 250 करोड़ का होगा। कैसे है ये? टीचर ही है ना।
लेकिन खास क्या आ गया, एक्स्ट्रा क्या लाइन है जो बाकी टीचरों से अलग करती है, वो ये समझते हैं कि मैं कौन हूँ। उनको ये समझ में आ गया कि मेरी आइडियोलॉजी, मेरी फिलोसफी, मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी को लोग देखते हैं। खान सर ने, देखो खान सर है, खान सर अब मुस्लिम है, हिंदू नहीं है, इंडियन है, और इंडियन मुस्लिम को वैसे ही बहुत काइंड ऑफ हेट मिलती है, मतलब थोड़ा ये पुराना मामला है बट ये चला आ रहा है। अब खान सर का एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ राशमानी के साथ कि खान सर ऑन पाकिस्तान, कि एक खान सर इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है। उस पॉडकास्ट पे व्यूज़ है 30 मिलियन। ये कैसे है? और वही अगर लिख लेते कि खान सर ऑन बायोलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, क्या लोग उसको देखते? लोग बोले यार अपने को क्या लेना देना, धरती कब खत्म होगी, ग्लोबल वार्मिंग ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, अपने को क्या लेना देना। बट क्योंकि वो एज ए टीचर उनका परसेप्शन ऐसा बन गया है कि इनके आइडियोलॉजीज बहुत अच्छे हैं, ये चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर अपना एक बिलीफ रखते हैं, एक पर्सनल बिलीफ कि भाई देखो मैं मोदी जी के बारे में क्या सोचता हूँ, कि मोदी जी ठीक ठाक प्रधानमंत्री है, ज़्यादा कुछ खास लगते नहीं मुझे। अब ये अगर खान सर बोल रहे हैं तो लोग उसके लिए देखेंगे उसको, वरना मोदी जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब होगी, इससे लोगों को लेना देना नहीं है। लोग आपके साथ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो आप के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो शायद वो किसी और क्रिएटर के लिए नहीं देखते। जैसे मेरे पास कल एक सवाल भी आया था, आपको भी आता होगा, कि AI आ गया है, AI अवतार्स बनने लग गया है, तो आपका पर्सनल ब्रांड अब खत्म हो जाएगा, कि मतलब अभी आपको लोग क्यों देखेंगे। आप मुझे बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप सबसे ज़्यादा किसको देखते हो? कोई 3 जने बताओ जिसको आप मंथली बेसिस पे बहुत रिपीटिव देखते हो, खाना खाते हुए, फ्री में। अच्छा, अभी के लिए तो मैं ज़्यादातर वो देख रहा हूँ, बिजनेस रिलेटेड कंटेंट। देना मुझे बिजनेस रिलेटेड, सेल्स के रिलेटेड। कोई नाम बताइए, कोई एनीबॉडी जिसको आप बहुत एडमायर करते हो, देखते हो। एलेक्स मोदी को ज़्यादा फॉलो करता हूँ अभी के टाइम में, तो उनका हर पूरा प्लेलिस्ट और इसका ओके एलेक्स वर्मोजी को फॉलो करते हो, ठीक है। और एक अभी छोटा मोटा अगर बताऊँ मैं, जैसे हिमांशु अग्रवाल करके, मतलब मेरा इसका ही है, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो उनका हिमांशु अग्रवाल, ठीक है। और नहीं आप बताओ, ठीक है, हिमांशु अग्रवाल और एलेक्स वर्मोजी, ठीक है। और एक जितेश मनमानी के थे। जितेश मनमानी, ठीक है, सेल्स कोच, ओके। आप बताओ, आप किसको देखते हो वैसे कंटेंट में? किसी को तो देखते होंगे। मूवी देखते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, पकड़ो। आप किसी को देख रहे हो, आप उसको एलेक्स वर्मोजी को देख रहे हो, जितेश मनमानी को देख रहे हो। AI अवतार जितेश मनमानी का कह रहा है कि सेल्स करने का सही मेथड ये है। हाँ इधर दो मुझे, ठीक है। तो अभी जैसे आपने कहा कि पर वो फील नहीं आई है, वो फील नहीं आई, वही मैं कह रहा हूँ ना। आप आदमी को फॉलो कर रहे हो, आप AI अवतार को नहीं फॉलो कर। AI अवतार वे है, फॉलो तो आदमी को ही कर रहे हो ना। $100 मिलियन का बिजनेस एलेक्स वर्मोजी ने बनाया है, वो स्लीपलेस नाइट्स वर्मोजी ने काटी हैं जिम में, भूखा एलेक्स वर्मोजी रहा है। AI अवतार थोड़ी रहा है, AI अवतार तो तरीका है। तो AI कैसे रिप्लेस कर देगा पर्सनल ब्रांड को, ये मुझे समझ में नहीं आती। ये आदमी अगर कल मर जाए, बहुत ख़राब स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बट कल अगर ये चला जाए धरती से, आपको पता है कितने सारे लोग हैं जो कॉन्डोलेंस देंगे, कितने सारे लोग हैं जो इससे इमोशनली अटैच्ड है। रीज़न बीइंग क्या है, अब ये AI से, अगर ये खाली AI अवतार होता ना, लोगों को घंटा नहीं फ़र्क पड़ना था कि आपके साथ क्या हो रहा है। यानी कि अगर आप जो लोग सोचते हैं कि AI अवतार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कि AI आ गया तो आपका पर्सनल ब्रांड को खतरा है, आप अलग क्या करोगे दुनिया में, नहीं। आप अपने आप में, एलेक्स वर्मोजी सिर्फ बिजनेस कोच नहीं है, एलेक्स वर्मोजी सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस की बात नहीं करते। वो ये बात करते हैं कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए, पैसा आ गया फिर क्या होना चाहिए, लग्जरी क्या होती है, पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या होता है, फिलॉसफी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तब जाके वो उनका पर्सनल ब्रांड उस लेवल पे है जहाँ पे बहुत सारे बिजनेस कोच नहीं पहुँच पाते। तो आप अगर अपनी निश को समझ जाओ, अब जैसे एग्जांपल एक और देता हूँ, पकड़ना इसको, तो ये आपको समझ में निश। हाँ एक क्वेश्चन है, ये जो आइडियोलॉजी ये कैसे बिल्ड किया जाता है? बिल्ड नहीं होती, आइडियोलॉजी होती है सबकी। मतलब वो पढ़ते पढ़ते वो फिर एक बनता है, कैसे होता है? देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये है, अब जैसे ये नास्तिक है, मतलब आस्तिक भी है नास्तिक भी है, अब इनकी अपनी आइडियोलॉजी है। अब जैसे मैं इनको, वो जो आचार्य प्रशांत आपको कैसे लगते हैं, अब ये आचार्य प्रशांत को गाली देते हैं, लेकिन ओशो को बहुत सुनते हैं। वहीं अगर मैं इनसे पूछने लगा जाऊँ एलेक्स वर्मोजी के बारे में, इनको पता भी नहीं होगा, बट विवेक बिंद्रा का कंटेंट शायद देखा हो। तो ये चीज़ है।
संदीप महेश्वरी के बारे में शायद नहीं पता होगा, बट इसी तरीके से अगर देखा जाए तो रोनाल्डो को एथलीट में या मोटिवेशन माइंडसेट में फॉलो करते होंगे। ठीक है, मिल्खा सिंह की फिल्म किसी दिन सामने आ गई तो ढाई घंटे वहाँ काट देंगे। तो ये चीज़ है, तो आइडियोलॉजी है ना। अब इनकी भी आइडियोलॉजी है, आपकी भी एक आइडियोलॉजी है। ये सोचते हैं कि अंडे खाने से प्रोटीन मिलता है, आप सोचते हो तो अंडे तो खाने नहीं चाहिए, मैं सोचता हूँ ये तो पाप है। समझ गया? तो ये तो आइडियोलॉजी तो हर किसी की, आप अपने कंटेंट में उसको सामने रखो। उसके लिए जैसे आपकी आइडियोलॉजी होंगी वैसे लोग आपके साथ वैसे ही लोग जुड़ेंगे। मैं अगर ये बोल रहा हूँ, हम मिनी ब्लॉग क्यों बनाते हैं कि हम 100 करोड़ का पर्सनल ब्रांड खड़ा कर देंगे आने वाले 2030 तक। मैं जब ये बोल रहा हूँ तो मेरे साथ वो लोग जुड़ेंगे जो हाईली मोटिवेटेड और वर्किंग लोग हैं। उनको भी लगता है कि हम भी करेंगे, लेकिन कैसे, पहले ये आदमी को देखते हैं। वहाँ पे वो बच्चा नहीं जुड़ेगा जो पोगो देख के सो रहा है रात को, या वो CID अदालत देख के सो गया, वो नहीं जुड़ेगा। वो आदमी जुड़ेगा जो कुछ काम कर रहा है, चाहे फ्रीलांसर ही क्यों ना हो, चाहे महीने के 10,000 ही क्यों ना कमाता हो, बट उसके अंदर आग इतनी है कि वो आने वाले टाइम में 1 लाख कमाएगा, जाएगा वहाँ तक। सेल्स वाले हमारे साथ जुड़ेंगे, मार्केटिंग वाले जुड़ेंगे। सेल्स वाला जुड़ेगा इसलिए क्यों, अरे यार 100 करोड़ तक कैसे जाएंगे, और कंटेंट बनाने से इनका सेल्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। और जैसे जैसे हम उसकी कंटेंट बनाएंगे तो वो ऑडियंस नर्चर होती जाएगी। तो जैसे हो आप होते हो वैसे आपके साथ लोग जुड़ते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, विकास दिव्यकीर्ति एक टीचर के अलावा कुछ नहीं है इन नॉर्मल टर्म्स, बट भाई उस आदमी को आमिर खान सुनता है, उस आदमी को सरताज सुनते हैं। कौन? विकास दिव्यकीर्ति को। उनके जो फिलोसॉफिकल कंटेंट है शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। जावेद अख्तर सुनते हैं, बड़े बड़े सौरभ द्विवेदी उनको सुनते हैं। ठीक है, नहीं ये नहीं है, सॉरी ये निखिल कामत है। ठीक है, तो ये विकास दिव्यकीर्ति है। वो किस लिए सुनते हैं, आइडियोलॉजी के लिए। कि देखो सबको पता है कि भगवान राम ने वनवास काटा, लेकिन विकास दिव्यकीर्ति इसके बारे में क्या सोचते हैं, ओशो इसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके लिए लोग आपको देखेंगे। आपने 100 करोड़ की सेल्स कर दी, ठीक है, सेम अब आप एक लेक्चर दे रहे हो कहीं खड़े होके, सेम बात किसी दूसरे टीम मेंबर ने की है, उसने सेल्स की 1 करोड़ की, उसने 10 मिनट बात को समझाया, आपने समझाया 1 मिनट, आपकी बात की वैल्यू ज़्यादा है उनके नज़रों में। रीज़न बीइंग क्या, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ कि विपिन आते थे, वो कॉल्स करते रहते थे, तब वो महीने के 50, 60, 70 हज़ार की सेल्स करते थे, 1 लाख की, और वो अब टोटल 100 करोड़। मतलब वो मैं माइंड में आपसे इतना इम्प्रेस हो चुका हूँ कि अब आप जो बोलोगे मुझे अच्छा लगेगा। और इसी लेवल पे आके जहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म कर देते हो, वहाँ पे वो आदमी लेवरेज बन जाता है, फिर वो अपने आप स्प्रेड होता है। 100%। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। 100%। समय रैना का एग्जांपल ले लेते हैं। समय रैना की कंट्रोवर्सी हुई, तो ये जो आइडियोलॉजी है ये अपने आप मतलब खुद को बनानी है, तुम जैसे ये आपकी होती है। जैसे अगर आप मुझसे पर्सनालिटी वही जैसी पर्सनैलिटी, जैसे आपकी लाइफ रही होती है। इसकी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ। लेवल्स ऑफ पर्सनल ब्रांड होते हैं, जैसे 9 लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड होता है। एक 9 लेवल्स ऑफ पर्सनल ब्रांड। पहला लेवल होता है जिसको बोलते हैं नीश अथॉरिटी, जिसके अंदर विवेक बिंद्रा जैसे लोग आते हैं। फिर दूसरा लेवल ऑफ, इसके बारे में बात करेंगे कल परसों तक, उसमें आते हैं राष्ट्रवाणी जैसे लोग। ये सबसे लोएस्ट लेवल का पर्सनल ब्रांड है राष्ट्रवाणी का। हाँ आपने बताया। सबसे जो हाईएस्ट लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड होता है महात्मा गांधी जैसे, महात्मा गांधी का भी लेवल 7-8 पे मान लो ऑलमोस्ट। उससे भी ऊपर का जो पर्सनल ब्रांड होता है, सबसे बड़ा पर्सनल ब्रांड, वो होता है लेवल 9, जहाँ पे कृष्ण जैसे लोग आते हैं, जहाँ पे जीसस जैसे लोग आते हैं, जहाँ पे लोग आते हैं बुद्ध जैसे, जो बेसिकली डिवाइन फिगर्स आप बोल सकते हो। वो पर्सनल ब्रांड सबसे बड़े होते हैं। लादेन का पर्सनल ब्रांड बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। राष्ट्रवाणी से बड़ा पर्सनल ब्रांड इसका है। बहुत बेवकूफ़ाना बात लगेगी आपको, अब समझाता हूँ, पकड़ो। अब आप इसको जानते नहीं हो लादेन को, राइट? ओसामा बिन लादेन। दुनिया में जितने, इससे बड़ा टेररिस्ट आज तक मानव इतिहास में पैदा नहीं हुआ। सबसे वाहियात आदमी, वाहियात टेररिस्ट था ये। जो USA में अटैक हुआ था 9/11 का, वो इसने करवाया था। 2 एरोप्लेन्स आए थे, 2 या 3 थे, वो पूरी बिल्डिंग ख़त्म कर दी थी। हज़ारों लाखों लोग मारे हैं इसने। अब ये पर्सनल ब्रांड मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत वाहियात एग्जाम्पल है, बट समझो लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस आपका क्या है ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने का, वो डिसाइड करता है आपका पर्सनल ब्रांड किस लेवल पे है। कृष्ण का लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड सबसे ऊपर है पूरे, अगर मैं कृष्ण का देख लूँ, जीसस का देख लूँ, जो डिवाइन फिगर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो इन्फ्लुएंस किया है वो आपके DNA में है। मतलब आप ना चाह के भी उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत ऊपर वाले पर्सनल ब्रांड पे आता है। इसमें क्या होता है, आप सोचो ना कि आप, जैसे मैं आपको बोलूँ
कि विपिन आप ना एक बॉम्ब पहनो यहाँ वहाँ कहीं पे और एक भीड़ में जाके खड़े हो जाओ, आप करोगे मेरे कहने पे? क्यों? क्योंकि आपको पता है क्यों करूँ भाई मैं? इस आदमी के कहने पे कितने लोग ना जाने ह्यूमन बॉम्ब बने हैं और उनको पता है कि क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना। जब ऑर्डर आएगा, एक चिप लगी होगी यहाँ पे, वो बोलेंगे ब्लास्ट, अल्लाह अकबर, ख़त्म कहानी, वो फट जाएगा। ये चीज़ है। ये अब सोचो ना क्या कर रहा है वो, बात ही तो कर रहा है उससे। मैं आपको इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है कि आप मेरे लिए मरने को तैयार हो गए, और मरने को नहीं मारने को तैयार हो गए। आपके अंदर से मैंने डेथ का सिग्नल ही ख़त्म कर दिया आपके ब्रेन से। ये लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड है। राशमानी के कहने पे कोई मरेगा नहीं कल को, लादेन के कहने पे मरते थे। मैं कंपेयर नहीं कर रहा कि आप वैसा करो, बट ये लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड है। दिल्ली में कांड हुआ था आज से कुछ साल पहले, बुराड़ी कांड। उसमें क्या होता है, 11 लोगों ने सुसाइड कर लिया एक साथ एक आदमी के कहने पे। तो उसने कहता कि अपने को मुक्ति मिलेगी क्योंकि मेरे सपने में उनको, मतलब मेरे पापा आते हैं, ये वो। 11 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया क्योंकि उनको ये लगता था सुसाइड करने से क्या होगा, हम एक तो वापस जिंदा भी होंगे, दूसरा हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमें मुक्ति मिलेगी। तो ये चीज़ है। अब ये क्या, नहीं ये तो मार दिया था CIA ने, जो US मिलिट्री है उन्होंने। ये चीज़ है। धुरंधर देखी आपने? नहीं देखा। धुरंधर में भी सीन दिखाया गया जहाँ पे जो अजमल कसाब है उसको जैसे राइफल्स दी जाती हैं जब कि तुम्हें मारना है, तो वो मरने के लिए आए थे। टेररिस्ट मारने के लिए थोड़ी आता आपको, टेररिस्ट तो मरने के लिए आता है। उसको पहले से पता था। अजमल कसाब का कन्फेशन सुना आप जाके, यूट्यूब पे मिल जाएगा। वहाँ पे जो उसकी बातें हैं, जो उसकी उसमें, वो सिंपल पता लग रहा है कि वो मरने के लिए आया था, वो किसी तरीके से बच गया। तो इस लेवल की ब्रेन वॉशिंग होती है। सो लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड्स के अंदर ही आता है कि आप किस चीज़ को कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हो। रोनाल्डो के एक स्पॉन्सर पे ब्रांड्स ऊपर नीचे चले जाते हैं, जैसे उसने कोका कोला को वो इधर कर दिया था तो शेयर्स ऊपर नीचे हो गए। ये चीज़ है, ये लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड है। ये आप निश से कैसे कर लोगे? रोनाल्डो की निश क्या है यार, मुझे आप बताओ। जो लोग फुटबॉल देखते हैं, मैं तो देखता ही नहीं फुटबॉल, मेरे से ज़्यादा तारीफ रोनाल्डो की कोई नहीं करेगा अगर मुझे बोलने का मौका मिल जाए। अब ये आदमी है रोनाल्डो, आप जानते हो, आप भी जानते हो, विशाल भी जानता होगा। खराब प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, मुझे नहीं पता कैसा प्लेयर है, मैं तो फुटबॉल देखता भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा तारीफ इस आदमी की कोई नहीं करता। रीज़न बीइंग, मैं तो इसको फुटबॉल के लिए देखता ही नहीं हूँ। मैं तो पर्सनल ब्रांडिंग का हमारा काम है, हमारी कंपनी उस पर रन। तो जब भी मेरे को कुछ बड़ी लेवल की चीज़ समझानी हो तो मैं इनका नाम लेता हूँ। तो मैं इनकी अब लीड नहीं हूँ, मैं कुछ कभी टिकट नहीं खरीदूंगा इनके मैचेस की, कोई इनकी टी शर्ट्स नहीं खरीदूंगा, कोई ब्रांड एंडोर्समेंट्स का कुछ नहीं बाय करूँगा, कोई रेफरल नहीं है। बट मैं इनकी इतनी बड़ी लेवरेज मिल गया हूँ कि मेरे बात करने से आगे इतने लोग इन्फ्लुएंस होंगे कि मैंने एक लीड से अगर मेरे को 10,000 का रेवेन्यू आ रहा है तो मैंने उसके बारे में इतनी बात कर दी कि मैं इनडायरेक्टली उसको 1 लाख रुपया कमा के दे रहा हूँ। एग्जाम्पल, एक चीज़ और समझते हैं। लैम्बोर्गिनी देखी आज तक आपने? लैम्बोर्गिनी कहाँ देखा है? मुंबई में देखा है। उससे पहले कहाँ देखा? फरारी देखा है? फरारी भी देखा है यार, बड़ा खतरनाक आदमी है। रोल्स रॉयस देखा है? बुगाटी देखी है? बुगाटी नहीं देखी, चलो वो उस पर आते हैं। बुगाटी नहीं देखी आज तक आपने? कैसी दिखती है, कितने की आती है? 40-50 करोड़ की आती है बुगाटी की। लेकिन आपने फिल्मों में बहुत नाम सुना होगा, गानों में बहुत बुगाटी फीचर होती है, म्यूजिक वीडियोस में, एड शूट्स में, ठीक है, बुगाटी आती है। अब मैंने बुगाटी खरीदी नहीं, बट बुगाटी का जो एक मतलब वो एक जो डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, आप यूँ समझो, वो उसका जैसे एग्जांपल, इसको मैं कैसे समझाऊँ अभी। बुगाटी कैसे नहीं समझते, रोलेक्स से समझते हैं। विराट कोहली को सीधा सीधा रिजेक्ट करता है रोलेक्स ब्रांड, सीधा विराट कोहली को रिजेक्ट कर देता है। ये किसको उठाता है? रॉजर फेडरर को, जिसके सिर्फ 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उसकी टारगेट ऑडियंस बहुत अमीर लोग हैं जो उसको देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, मैं बुगाटी नहीं खरीद सकता हूँ आगे चल के, अभी नहीं। लैम्बोर्गिनी अभी नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं लैम्बोर्गिनी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ यार, लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, पोर्श खरीदनी है, फरारी खरीदनी है, रोलेक्स खरीदनी है, ठीक है, अरमानी का सूट सिलवाना है, 10 लाख का आता है, 18 लाख का आता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अब मेरे बात करने से खरीद आप भी नहीं रहे हो। अब आपको अरमानी यार तगड़ी चीज़ है, अगर ये बात कर रहे हैं कि अरमानी का सूट, अब यही विशाल के कान में भी पड़ गया कि अरमानी का सूट,
और माननी फिर तगड़ी चीज़ होगी। वो रेबन का चश्मा, रोलेक्स की घड़ी खरीदनी हम में से किसी ने भी नहीं है अभी 2-3 साल तक, बट वो बात करते करते इतनी। अब विशाल आगे किसी को बोलेगा, जैसे किसी ने बोला कि ये देख मैं घड़ी लेके आया हूँ, तो विशाल कहेगा बड़ा कौन सा तू रोलेक्स पहने घूम रहा है, कैसियो की तो घड़ी है 4000 की। वो बोलेगा रोलेक्स ये क्या चीज़ है, वो खोल के देखेगा। तो अब विशाल लीड नहीं है उसकी ब्रांड की, लेवरेज बन गया है। विशाल ने 50-500 लोगों के सामने उसकी फ्री में मार्केटिंग कर दी। अब आज नहीं तो कल जब उस बंदे के पास पैसे आएंगे, पहली चीज़ जो माइंड में क्या आएगी, हाई स्टेटस अगर लाना दिखना है, लाना भी नहीं दिखना है, तो रोलेक्स, रॉडो ये घड़ियाँ पहननी पड़ेगी। कार्टियर तो चलो फिर भी छोटा ब्रांड है, बट इस तरीके की। तो वो लेवरेज है। लेवरेज जिस दिन आप बनाना सीख गए, आपको इतना पैसा आएगा आपके बैंक अकाउंट में, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे बनाइए आप? देखो लेवरेज बनती है आपके ट्रू सेल्फ को सामने रखने से। मैं आपको बताऊं, एक लाइन की जाती है, बेस्ट सेल्समैन आर दोज हु नेवर सेल्स। आप कंटेंट क्रिएटर ऐसे बनो, आप ऐसे कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए लोगों को लगे यार ये आदमी तो एहसान कर रहा है यार हम पे, ये बना क्यों रहा है भाई, इतना ना फ्री में क्यों ज्ञान बांट रहा है। Correct. वो जिस दिन आएगा, द डे आई फील कि आप बहुत चीज़ें पीछे छोड़ जाते हो। Right. जैसे मैंने ये देखा है, जब मैं सेल्स मीटिंग में जब उसको ये बताता हूँ कि हालांकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं यार, बट जब मैं बहुत डेस्परेट लगता हूँ ना, मैंने ये नोटिस किया पैटर्न कि नहीं सर आप करिए, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, आप करो ना, आप ट्राई करो, ये वो मीटिंग क्लोज नहीं होती है, क्लाइंट क्लोज नहीं होता। रीज़न क्या है, उसको एक डेस्परेशन दिख रही है वहाँ पे। तो डेस्परेशन से ना होकर देखो, बस आप 3 मैसेज कन्वे कर दो, हमसे बेटर इसको कोई नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं और आपको मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, तो वो वहाँ पे मीटिंग उल्टा क्लोज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट डेस्परेशन में नहीं। तो आप लेवरेज बनती है जब आप लोगों को इम्प्रेस करो, ये चीज़ है। अब आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। शाहरुख खान कौन है? शाहरुख खान का फोटो देना, शाहरुख का फोटो है क्या इसमें? क्या है ये आदमी? एक एक्टर ही तो है, और क्या है? एक्टर के अलावा कुछ नहीं है, ये एक्टर ही है खाली, बट सुपरस्टार है। बट सुपरस्टार तो बहुत सारे हैं भाई, सुपरस्टार सलमान खान भी है, अजय देवगन भी है, अक्षय कुमार भी है, जॉन अब्राहम भी है, सुपरस्टार ये ऋतिक रोशन भी है, आमिर खान भी है, ये लो। लेकिन शाहरुख में क्या खास है? शाहरुख की फ़ैन फॉलोइंग इतनी क्यों है ग्लोबल बेसिस पे भी? क्योंकि शाहरुख खान ना, सलमान खान या जो भी, अगर आप देखो, ये एक चीज़ बड़े अच्छे से समझते हैं कि यार हमारी जो टारगेट ऑडियंस है जिसे हमें इम्प्रेस कर रहे हैं वो पूरा इंडिया है। मैं शाहरुख खान की फिल्में नहीं देखता, मुझे पसंद नहीं है शाहरुख खान की फिल्में, मुझे सलमान खान की फिल्में थोड़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन शाहरुख खान को मैं पता है क्यों देखता हूँ? मैं उसके इंटरव्यूज़ और मोटिवेशनल सेशंस बहुत देखता हूँ, रिसर्च के लिए हैं वैसे। मैं ये देखता हूँ यार, ये आदमी जब मुंबई आया, इसने एक बात बोली कि मैं एक दिन मुंबई पे राज करूँगा, ये बोलता है शाहरुख खान, ठीक है। और ये लोगों को ये भी लगता है कि शाहरुख खान जितना ईगोइस्टिक एक्टर तो मैंने आज तक नहीं देखा, जब उसने ये बोला कि मैं मुंबई पे राज करूँगा एक दिन, जब वो मुंबई आए। लेकिन ये ईगो नहीं है, ये कन्विक्शन है। जब मैं शाहरुख खान की वीडियो देखता हूँ, कोई सेशन देखता हूँ, कोई स्पीच देखता हूँ, कोई रील देखता हूँ, मेरे माइंड में ये कन्विक्शन आती है, मैं ये सोचता हूँ कि भाई इस आदमी का बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा कि जब एक स्ट्रगलिंग एक्टर से उसने ये डिसाइड किया कि एक दिन दुनिया मुझे किंग खान के नाम से जानेगी। हुआ, उसके साथ हुआ, वो उसने किया, भगवान ने उसको वो ब्लेस किया उस तरीके से, उसकी खुद की भी मेहनत थी। तो वो कन्विक्शन, वो माइंडसेट को अप्रोच करने के लिए मैं शाहरुख खान को देखता हूँ, बट मैं उनकी फिल्म नहीं देखता। बट मैंने शाहरुख खान की इतनी तारीफ़ कर दी आपके सामने, अब शाहरुख खान की नई फिल्म आप बोलोगे यार देखते हैं यार, शाहरुख का क्या आया है, पहले उसका डाउनफॉल चल रहा था, अभी हुआ है नहीं हुआ, क्या है सारी चीज़ें, तो उसके लिए आप शाहरुख खान को देख सकते हो। तो लेवरेज, लीड नहीं लेवरेज बनाओ। अलेक्स हॉर्मोज़ी पैसे के लिए काम नहीं करता, इतना मैं जानता हूँ उसको, उसके लिए लेवरेज के लिए, उसके लिए आइडियोलॉजी होना बहुत जरूरी है। आइडियोलॉजी होना, अपनी पर्सनैलिटी को बाहर रखना बहुत जरूरी है। कोई भी पर्सन बना सकता है इस तरह, कोई भी नहीं बना सकता ना, जिनका अच्छे सोच होंगे। वो देना डस्टर, अच्छे सोच नहीं होता, मैं बताता हूँ क्या कॉमन फैक्टर होता है। हाँ, वो बताओ। चलो ये आपने बड़ा अच्छा बोला कि कौन बना सकता है। देखो अच्छी सोच बुरी सोच मायने नहीं रखती, ये कोई फैक्ट्री नहीं है, बट वो इतना कर देगा कि जियो टॉप पे रहे हमेशा, बहुत हद तक काम ईजी कर देता है। अब वो लीड है, लेवरेज है, लेवरेज है। आप ऐसी ऐसी चीज़ें कर पा रहे हो जो कहीं है ही नहीं, ये चीज़ है। अब एग्जांपल देता हूँ एक चीज़ और ये खेल सारा इंप्रेस करने का है, इंप्रेस आप कर लो कंटेंट से या जैसे भी, वो काम हो जाएगा।
अब जैसे एग्जांपल होता है, स्टार्ट हो गया। चलो अब इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा। जितने अमीर लोग हैं, जितने अमीर लोग, सब अमीर लोगों में एक वो लकी हो, मेहनती नहीं होते। सारे अमीर लोग मेहनती नहीं होते, होते ही नहीं है, बिल्कुल मेहनती नहीं होते। लक उनमें नहीं होता, टैलेंट नहीं होता अमीर लोगों में, सबसे बड़ी बात ये है। अनटैलेंटलेस होते हैं, लक नहीं होता, हार्ड वर्किंग नहीं होते, माइंडसेट भी बहुत बड़ा नहीं होता, कंसिस्टेंसी ठीक ठाक होती है, पेशेंस भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होती है। एक चीज़ उनमें बहुत खास होती है, टॉप, मैंने बहुत लोगों को स्टडी किया इसके लिए, थिक स्किन सिंड्रोम इसको बोलते हैं, मोटी चमड़ी की बीमारी। ये जिस बंदे को हो गई वो कामयाब हो गई होगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, मोदी जी को माँ बहन की गालियाँ पड़ती है, राहुल गांधी को भी पड़ती है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी को माँ बहन की गालियाँ पड़ती है, राहुल गांधी को प्रधान गालियाँ पड़ती है। मोदी जी की मोटी चमड़ी है राहुल गांधी से ज़्यादा, सारी पॉलिटिशियन से ज़्यादा। जितना पेन, जितना स्ट्रगल, जितना ह्यूमिलिटी, जितना बेइज्जती ये सहन कर सकते हैं, दूसरा कोई पॉलिटिशियन नहीं कर सकता। और यही एक नेचर ने डिमांड रखी है कि अगर आपने कर लिया तो आपको टॉप पे ले आएंगे। थिक स्किन सिंड्रोम क्या होता है, सिंपल पहले तो ये समझो, आपको चीज़ें इफेक्ट नहीं कर रही, आप मुक्त हो गए हो। अलेक्स होर्मोजी को कमेंट में 1000 गालियाँ आ गई, ठीक है, गैरी वी के लोग पीछे पड़े हुए यार क्या बना रहे हो, आई डोंट एग्री विद दिस थिंग, और ये वो एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, इम्प्रूव करता है और आगे बढ़ जाता है। जबकि जिसके अंदर थिक स्किन नहीं है उसको 100 गालियाँ आ गई, वो बोलेगा मैंने तो कहा ही था यार, ये वीडियो में लोग छप रही हैं, ऐसी गालियाँ देते हैं, छोड़ो बंद करो वीडियो बनाना। वो कंसिस्टेंसी अपनी ड्रॉप कर देगा, उसका काम वही, नुकसान किसका एट द एंड, उसी का नुकसान हुआ। जितने आप बिलीनियर्स देखोगे, जितने पॉलिटिशियंस, टॉप एथलीट्स देखोगे, सब में थिक स्किन सिंड्रोम है कि वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। वो काम करते हैं जो उनको लगता है कि ये इससे फ़ायदा हो सकता है तो इसको चलते रहो, यानी कि उनकी चमड़ी इतनी है कि उसको, उनके सोल को नहीं हर्ट कर रही। आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, यार वो क्या नाम है उसका, वो गंजा सा, एंड्रयू टेट। एंड्रयू टेट का नाम सुना है? एंड्रयू टेट सिरे का सट्टेबाज है, सट्टेबाज, कसीनो चलाता है, पता नहीं कितने तो केसेस में वो पकड़ा भी गया है, गिरफ्तार हुआ है, ड्रग केसेस में, ये वो XYZ पता नहीं क्या क्या। बट ठीक है, जो उसका काम है, जो भगवान उसको खुश रखे। बट उसकी तरक्की हो ही रही है दिनों दिन। रीज़न पता है क्या? थिक स्किन सिंड्रोम। चमड़ी इतनी मोटी है कि वो आपको जो हल्की चीज़ें हैं वो आपको ना नीचे नहीं गिरने दे रही, आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। थिक स्किन सिंड्रोम यही होता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आज हमारे लेट्स सपोज 70 मिलियन व्यूज़ आते हैं संजय के और हमारे टोटल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पे, और क्लाइंट्स के तो चलो अलग, वो जितने भी आते होंगे उससे ज़्यादा आते हैं। लेकिन एक टाइम था जब लोग हमको ना बहुत गालियाँ देते थे कमेंट्स में, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जैसे वीडियो डाली तो लाइक से पहले गाली आती थी कि अबे कुछ नहीं पता तुझे, ये वो सारी चीज़ें। अब ये मैं आज हम जिन कोचेज़ को गाइड करते हैं, कंसल्ट करते हैं, अगर उनके वीडियो पे एक भी गलत कमेंट आ जाए ना तो वो ये बोलते हैं कि ये गलत ऑडियंस के पास जा रहा है। भाई गलत ऑडियंस के पास कैसे? वो बोल रहे हैं कि हमको और मैच्योर ऑडियंस दो, और मैच्योर ऑडियंस दो। अगर ध्रुव राठी ये कह रहा है कि गांधी जी फ्रीडम फाइटर नहीं है या है XYZ जो भी है, तो मैं अगर उसकी आइडियोलॉजी से विश्वास नहीं रखता तो मैं तो उल्टा सीधा बोलूँगा ही, गाली तो मैं दूंगा ही। बट उसकी गलती नहीं है ना, आपके कंटेंट की गलती है। आपका काम है टाइम बाय टाइम इंप्रूव करना, दैट्स ऑल। तो पर्सनल ब्रांड बनते हैं थिक स्किन सिंड्रोम से। आप अपनी निश में आगे बढ़ते रहो बिना ये सोचे समझे कि लोग क्या कह रहे हैं, बट उसको एनालिसिस ज़रूर करो कि क्या हो रहा है, मैं आइडियोलॉजी किस तरीके की आगे रख रहा हूँ। और जैसे आप होंगे वैसे ही आप अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करते रहोगे, दैट इज़ वेरी श्योर। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ निश के बारे में ही। आप कोई पर्सन बताओ जिसका लगता है कि आपको मैं कुछ समझा पाऊँ, जिसका आपको लगता है यार ये इतना बड़ा पर्सनल ब्रांड कैसे बना। एनीबडी? जिसको आपको लगता है यार इसको इतनी कामयाबी कैसे मिल गई, ये करता ही क्या आखिर, इसके जैसे टैलेंटेड लोग तो बहुत सारे हैं।
विशाल इधर आना। राज शमानी के पॉडकास्ट देखते हो वैसे आप? कितना देखते हो? बहुत कम। रणवीर इलाहाबादिया उसका भी नहीं देखता? बहुत कम। पॉडकास्ट अब तो मैं नहीं देखता, पहले देखता। और किस किस को देखते हो आप? विशाल 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 यार ये चेयर इधर रखना, थोड़ा बैठ के बना दे, चक्कर से आ रहे हैं। बताना फिर आप डिस्कस करें थोड़ा। वैसे आप कुछ सवाल भी पूछना चाहते हो निश के रिगार्डिंग या लीड लेवरेज के रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हो। इसको कैमरा को नीचे कर दो। सो लेवरेज कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे? चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेवरेज के लेवल अलग अलग होते हैं मासिस में, बताता हूँ आपको कैसे। ये सारे फोटोज मुझे एक बार दे दो। थोड़ा सा वो ढंग से मेरा फेस मेरी अच्छे से दिखे ना बॉडी। चलो वन बाय वन समझते हैं लेवरेज किस टाइप के होते हैं। लेवरेज का मीनिंग समझे आप? क्या समझे आप वैसे, आपसे अगर पूछो तो क्या होता है एग्जैक्टली लेवरेज? मतलब जैसे कोई भी चीज को सपोज अगर मैं ऐसे एग्जांपल दूं कि सेम एफर्ट ज़्यादा रिजल्ट, सेम, यस, सेम एफर्ट ज़्यादा रिजल्ट, और ऐसा नाजायज रिजल्ट मिलना जो कभी आपको लगे यार मैं तो बहुत लकी हूँ। समझ रहे हो? दुबई गए हो आप कभी? नहीं गए, ठीक। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पिछली 7 फिल्में फ्लॉप हैं इस आदमी की। फ्लॉप सुपरस्टार। पिछली 7 फिल्में फ्लॉप थी, बस 2 जवान और पठान हिट हुई हैं। लेकिन ये आदमी इतना स्पेशल है ना, इतना स्पेशल आदमी है ये, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दुबई ने इतने सारे सुपरस्टार हुए हैं आज तक इंडिया में, दुबई ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया शाहरुख खान को। रीज़न पता है आपके हिसाब से क्या हो सकता है? रीज़न ये है कि जो इन्फ्लुएंस और जो चार्म लोगों को लगता है कि शाहरुख का उनके ऑडियंस में है, वो टाइमलेस है। शाहरुख को बच्चे भी पसंद करते हैं, लड़कियां बहुत पसंद करती हैं, विमेंस बहुत पसंद करती हैं, और जो मेल्स हैं वो रिस्पेक्ट बहुत करते हैं शाहरुख की। द सॉर्ट ऑफ थिंग्स ही हैज़ अचीव्ड इन हिज लाइफ। कि एक आदमी आया दिल्ली से, हालांकि ये मिडिल क्लास नहीं थे, लोगों को लगता है कि मिडिल क्लास घर से है, वो नहीं है, वो झूठ है। अच्छे खासे अमीर थे, लेकिन जो इन्होंने अचीव किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये सबको नहीं देता भगवान। अब आपने जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे कि लेवरेज क्या होती है, तो लीड से बड़ा है लेवरेज। हर आदमी दुबई जाता है, उसको पैसा देना पड़ता है। सलमान खान को भी होटल में रुकने का पैसा देना पड़ता होगा, आमिर को भी देना पड़ता होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी देना पड़ता होगा। मोदी जी तो चलो प्राइम मिनिस्टर है तो उनका तो फ्री में काइंड ऑफ हो जाता होगा, बट सुपरस्टार एक्टर में ही इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दुबई। दुबई इनको वो सारे पर्क्स देता है जो आज तक किसी सुपरस्टार को नहीं मिले। जैसे एग्जांपल फ्री में टिकट्स वगैरह, ये शायद मिलता है। बहुत लंबे टाइम तक ब्रांड एम्बेसडर हैं दुबई के, अभी है या नहीं मुझे आइडिया नहीं है। मतलब पूरी दुबई का होटल स्टेज फ्री मिलना, 5 स्टार 7 स्टार्स में, कहीं भी घूमो कुछ भी करो, ठीक है, एनीथिंग यू कैन ईट देयर, कहीं भी जा सकते हो, फ्लाइट्स, टिकट्स, इन्जॉयमेंट, आपको जो करना आप करो। तो ये दुबई के ब्रांड एम्बेसडर थे, इसको बोला जाता है लेवरेज। सुपरस्टार तो और भी बहुत सारे हैं, उनमें भी उतना ही चार्म है, सलमान खान में भी उतना ही चार्म है, बट उनको दुबई को कुछ ऐसा लगता है कि यार शाहरुख जो हमारे लिए अगर इन ऑन बोर्ड होंगे साथ में एज अ ब्रांड एम्बेसडर, वो मिलेगा हमें जो हमें बहुत फ़ायदा देगा। अब ये लेवरेज कैसे बनी? क्या सिर्फ फिल्में करके बन गई? नहीं, क्यों? इन्होंने अपनी PR मेंटेन की, इन्होंने अपनी इमेज मेंटेन की, इन्होंने अपने आप को सिर्फ एक्टर नहीं दिखाया कि मैं एक्टर हूँ, भाई मैं बिजनेसमैन भी हूँ, अच्छा खासा बट स्मार्ट बिजनेसमैन, मैं एक इन्वेस्टर भी हूँ, मैं एक बहुत अच्छा इंसान भी हूँ, मैं लेडीज़ मैन हूँ, मतलब मैं अपने ऑडियंस का बहुत ध्यान रखता हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो डिग्निटी मेंटेन करने के बाद आपको लेवरेज मिल जाती है। दैट्स ऑल, दिस इज़ इट। और एग्जांपल बताता हूँ।
ये कौन है पता है? कितने लोग पहचानते हैं इसे? माइकल जैक्सन। आपको पता है माइकल जैक्सन का, मैं एक बार एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, माइकल जैक्सन के किसी साथ वाले पर्सन ने बताया कि माइकल जैक्सन 1 रुपया नहीं देते थे जिन होटल्स में वो जाते थे, स्टे करते थे। 5 स्टार 7 स्टार्स होटल्स में रुक रहे हैं 5-5 दिन 6-6 दिन 1-1 महीना। एंड व्हाट वाज द रीज़न? वो होटल वाले लेते भी नहीं थे। इवन ऑरा इतना बड़ा था इस आदमी का, लोगों को ये लगता था जैसे वो ताज होटल में आए, मुंबई में रहे, जिस कमरे में वो रहे थे, तो ताज ने, होटल ने क्या किया, उस कमरे को फॉरएवर सील कर दिया। सील मतलब ताला लगा के, जो होता है जैसे बैन करती है सरकार, वैसा कर दिया। रीज़न बीइंग, इतना बड़ा आदमी, दुनिया का इतना बड़ा सुपरस्टार हमारे होटल में आया, तो उसको ट्रिब्यूट देने के लिए एज ए लेजेंडरी पर्सन उसको सील कर दिया गया। माइकल जैक्सन की खासियत है कि माइकल जैक्सन जिस होटल में जाते थे वहाँ उनको फ्री स्टे मिलता था 7। अब आप बोलोगे यार कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता, नहीं, आप दुनिया में हर जगह नहीं हो सकता ये, क्योंकि माइकल जैक्सन को पता था कि अगर किसी को पता लग गया कि जैसे एग्जाम्पल ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में एक होटल है, मान के चलो ब्लू डायमंड करके एक होटल है, ठीक है, 7 स्टार होटल है, वहाँ अगर लोगों को पता लग गया कि माइकल जैक्सन यहाँ रह के गए हैं 2 दिन, 1 नाइट उन्होंने यहाँ पे स्पेंड किया है, आप उस होटल का रेट समझो क्या हो जाएगा। अगर वो होटल 6,000 रुपये पर नाइट ले रहा है, वो कल से ही 8-9 हज़ार रुपये पर नाइट लेने लगेगा, तो वो नाम जुड़ गया ना, अरे वो माइकल जैक्सन यहाँ रह के गया था। ये लेवरेज है। अब ये लेवरेज बनती कैसे? डेफिनेटली आपके काम से, आपके नाम से, बट आपको अपनी नीश से बाहर निकलना पड़ता है। माइकल जैक्सन की नीश अगर देखा जाए तो म्यूज़िक थी खाली, बट ही एडेड डांस टू दैट, कि मैं डांस भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं लाइव शोज़ में ऐसे ऐसे स्टंट्स करूँगा, ऐसे ऐसे मैं वो करूँगा, जैसे मूव्स करूँगा जिसको दुनिया हमेशा याद रखेगी। और भी बहुत सारे थे, कंट्रोवर्सीज भी थी इनके रिगार्डिंग, तो वो चीज़ें बनते बनते आपको आगे बढ़ जाते हो आप। ये चीज़ें आपको मैं और भी एग्जांपल देता हूँ कि लेवरेज कैसे मिलती है। कौन है ये? मोदी। ये मोदी जी हैं। सबसे ज़्यादा नफ़रत इस आदमी से है लोगों को, लेकिन प्यार भी इसी से है। नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ लेवरेज का। जिस आदमी को दुनिया प्यार करती है वो कामयाब हो ही नहीं सकता। पर्सनल ब्रांड में भाषा में देखें, वो पर्सनल ब्रांड बड़ा बना ही नहीं सकता। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। द रीज़न बीइंग क्या है कि वो पर्सनल ब्रांड उतने बड़े नहीं हैं, और उसका सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि लोग उनको प्यार नहीं करते। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जितने लोग हैं ना, वो जितना राहुल गांधी को प्यार करते उतना मोदी जी को नहीं करते। बट मोदी जी इज़ ए डिबेटेड पर्सन। डिबेटेड का मतलब क्या है? जिसके बारे में बहस हो, जिसकी बहस नहीं हो रही, जिसके बारे में, लोग उसको हमेशा याद ही नहीं रख सकते। भाई भगत सिंह छोटे हैं, गांधी जी बड़े हो गए उनसे, क्या रीज़न है? हालांकि भगत सिंह को लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं खुद बहुत उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन गांधी जी आने वाले टाइम 500,000 साल भी और कहीं ना कहीं इमोर्टल है, लोग उनके बारे में बात करेंगे। रीज़न भी क्यों? क्योंकि गांधी डिबेटेड है। जो आदमी ज़्यादा डिबेटेड होता है तो उसकी ज़्यादा बातें बाहर निकल कर आएंगी, ज़्यादा बातें बाहर निकल कर आएंगी, तो उसमें से ज़्यादा, जाहिर सी बात है, आपके माइंड में वो ज़्यादा जा रहा है, सीधी सी बात है ना। और जब कोई आपके माइंड में ज़्यादा जा रहा है तो आप उसके बारे में सोच ज़्यादा रहे हो। जब आप ज़्यादा सोच रहे हो तो आप उसको निकालने के लिए बाहर आप किसी और से भी डिस्कस करोगे, चाहे उसके बारे में अच्छा बोलो बुरा बोलो। अब गांधी जी, अब भगत सिंह के बारे में अगर मेरी इमेज क्या है, भगत सिंह के बारे में मुझे बोलना हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छे थे, क्रांतिकारी थे, देश के लिए शहीद हो गए, ये वो। गांधी जी के बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ अगर मुझे पता भी नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि वो लड़कियों के साथ सोते थे, ठीक है, ये चीज़ें उनके माइंड में है। लोगों को लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा करवाया। लोगों को लगता है कि उन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं जो नहीं होने चाहिए थे उस लेवल पे आके। उनको ट्रेन से धक्का मार के बाहर फेंक दिया गया, ठीक है। उन्होंने ऐसे ऐसे आंदोलन किए जैसे जिसकी ज़रूरत थी, लोग ऐसा भी सोचते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, उन्होंने लोग समझते हैं कि उनके वजह से बाकी फ्रीडम फाइटर्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती कि उन्होंने चरखा चला के आज़ादी कैसे मिल गई, ठीक है। तो डिबेटेड आदमी है, और डिबेटेड आदमी जो जिस पे डिबेट होती है ना, वो हमेशा बड़ा पर्सनल ब्रांड बनता है हमेशा। समय रैना देख लो भाई, जाकिर खान को पीछे छोड़ा समय रैना ने, एक ही तो रीज़न था ना, डिबेटेड था।
जो डिबेटेड नहीं होता ना, लोग उसको प्यार करते हैं। और पर्सनल ब्रांड का एक चीज़ और है, जो लवेबल कैरेक्टर्स होते हैं ना वो उतना लंबा नहीं टिकते, बट जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो जिसके बारे में लोग सुने समझे और फिर भी कन्विंस ना कर पाए कि अरे आदमी है क्या, उसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। स्ट्रीमर तो बहुत सारे हैं, बट जैसे स्पीड है, आइशो स्पीड, वो बहुत फेमस हो गया। उसने वो तो इतना आगे चले गया यार, उसके 50-50 मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि वो डिबेटेबल है, लोग उसके बारे में अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, उसको नफरत भी करते हैं, उसके ऊपर रोज है। फ्री का मार्केटिंग मतलब फ्री का मार्केटिंग मतलब फ्री का मार्केट। जैसे ओयो है ना, ओयो आया था, उसका अलग ही मतलब लोगों के बीच में लोग रील बनाने लग गए। फ्री नाइस एग्जांपल। अब ओयो है, ओयो किस लिए यूज़ होता है बताओ मुझे। अब एक ही जनरली ज़्यादातर वो लोग 1-2 काम के लिए यूज़ करते हैं, बट ओयो अपने आप में देखा जाए तो एक वो है, होटल ही है, होटल रूम है एक हिसाब से। लेकिन ओयो का जो मार्केटिंग किया है वो आप मेरे जैसे ज़्यादा किया है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो आपको कोई थोड़ा सा ठरकी टाइप दिख गया तो आप बोलोगे ये तो, मतलब आप उसको ओयो से कनेक्ट कर देते हो, जबकि ओयो एक्चुअल में क्या है, ओयो एक रूम सर्विस है जो आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए आपका होटल रूम रेंट पे मिले। इसी वजह से $1 बिलियन कंपनी जल्दी बन गया। और कोविड के टाइम डाउन चला गया था, फिर ऊपर आ गया 100%। इतने प्रैंक्स वीडियो में Because you have leverage। हर जगह वो फ्री का मार्केटिंग है ना, फ्री का मार्केटिंग है, सिंपल सी चीज़ है। तो जब तक लोग आपके बारे में डिबेट नहीं कर रहे, आपको ऑटो प्रमोशन नहीं है, आपका बड़ा पर्सनल ब्रांड नहीं बन सकता। अब एग्जांपल बताता हूँ, आपने रोलेक्स की घड़ी खरीदी, ठीक है। रोलेक्स मार्केटिंग नहीं करेगा कि देखो जी विपिन जी आए, उन्होंने 12 लाख लगाए और चलो एक स्टोरी डाल देते हैं कि देखो विपिन जी आपने रोलेक्स खरीदी है, कैसा लग रहा है आपको, आप खुश हो। उनको पता है, जैसे ही विपिन जी घर जाएंगे डब्बा खोलेंगे, एक बंदा साइड में होगा जैसे वीडियो बना रहा होगा, रोलेक्स अनबॉक्सिंग, न्यू टॉय एडेड करके स्टेटस जाएगा। उस स्टेटस लिस्ट में 600 लोग हैं, वो 600 देख रहे हैं कि अरे यार अमीरी का मतलब रोलेक्स होता है। ये किसने बता दिया भाई आपको? क्यों? ब्रांड ने खुद ने बताया। ब्रांड की पोजीशनिंग कैसी होगी ना, तो वो भी एक पर्सनल ब्रांड है। तो आप फ्री मार्केटर हो, आपने एप्पल का फ़ोन ले लिया, आप फ्री मार्केटर हो उसको, क्योंकि आप उससे इंप्रेस्ड बहुत हो। आपने ले ली मारुति को, आप सड़क आप कहीं खड़ी भी ना, आप नहीं बोलोगे यार मेरी वो लोग पता नहीं किसके कोई खड़ा गया इधर, ठीक है। लैम्बोर्गिनी साइड में खड़ी है, चाहे 1 दिन के लिए रेंट पे लिया है, आप बोलो अरे भाई ध्यान से वो मेरी गाड़ी है ना तो स्क्रैच ना लग जाए, चाहे हो ही ना कोई पास में, लेकिन आप उसकी ऑटो प्रमोशन कर रहे हो। उसके लिए आपको लोगों को इंप्रेस करना पड़ेगा, और इंप्रेस लोग इन्फॉर्मेशन से नहीं होते। सेल्स के बारे में तो सभी बता रहे हैं, मार्केटिंग के बारे में सभी बता रहे हैं, कंटेंट के बारे में तो सभी बता रहे हैं, आपका अपना डिस्गाइज उसके अंदर क्या है, आप खुद एज अ पर्सनल ब्रांड क्या हो, क्या आपने वो लाइफ जी है, वो चीज़ है, क्या आप जो बात करते हो आप उसमें मानते हो। ये मैं अंदर से इंसान कैसा हूँ, मैं कंटेंट के अलावा क्या करता हूँ मेरी डेली लाइफ में। विपिन है, सेल्स के अलावा सेल्स कंटेंट वो बना सकते हैं विपिन, अगर वो उनकी एक्सपर्टीज़ है, बट वो सेल्स के अलावा क्या करते हैं, क्या वो क्लब्स में जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, फिल्में देखना बहुत पसंद है। तो आपके फिर जो एग्जाम्पल भी होंगे ना सेल्स के अंदर, वो फिल्मों से रिलेटेड बहुत होंगे। तो ये चीज़ लाइफस्टाइल होगी जो करते होंगे उससे रिलेटेड ही एग्जाम्पल। तो आप अपने पर्सनल ब्रांड को लाइफस्टाइल, आप क्या सोचते हो, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपका मिशन क्या है, वो सारी चीज़ें आप जब ऐड ऑन कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। यार मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अंबानी को देख के आप जलोगे, इंस्पायर नहीं होगे। रतन टाटा को देख के आप ना जलोगे, इंस्पायर होगे, रिस्पेक्ट करोगे। अगर वो आपको दिख जाए, अभी तो चलो वो नहीं है यहाँ पे, बट अगर वो आपको दिख जाए कि रतन टाटा जी आ रहे हैं, आप अपनी कुर्सी को छोड़ दोगे, आप बोलोगे सर आप आइए प्लीज़। सेम चीज़ आप अंबानी के लिए भी करोगे, बट आप इस वे से करोगे कि यार गुस्सा ना कर जाए, वो फीलिंग के साथ, वो फीलिंग नहीं आएगी। रीज़न पता है क्या है, उनकी इमेज, पर्सनल ब्रांडिंग इमेज ऐसी बन गई है कि यार ये आदमी इतना अच्छा है, डोनेशन करता है, ह्यूमैनिटी के लिए इतना कुछ किया है, इसको रिस्पेक्ट ना कर पाए तो फिर हमें आदमी बोल कौन रहा है। तो वो चीज़ है, और वो होता है अगर उसमें भी अगर थोड़ा डीप में जाए, जो कहानी लोगों को आपके बारे में पता है। अब एग्जांपल देता हूँ, बहुत ख़राब एग्जांपल है, बट इसके एग्जांपल से चलो आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। नहीं ये वाला रहने दो, नहीं मैं आपको बताता हूँ, शाहरुख का एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। बहुत लोग जान रहे एग्जांपल है ना वो। शाहरुख खान गरीब थे, ये सबसे बड़ा झूठ है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जबकि शाहरुख खान ना गरीब थे ना वो मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। जब शाहरुख खान मुंबई आ रहे थे
तो उनके फैमिली में किसी ने हेमा मालिनी को कॉल किया और बोला कि हमारा बेटा आ रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट रखना। अगर आपका कॉल हेमा मालिनी को जा रहा है, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स को जा रहा है, तो आप गरीब नहीं हो सकते ना मिडिल क्लास हो सकते हो। यू ऑलरेडी हैड दैट ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी एंड कनेक्शंस। अब ये कहानी है, आप समझो कितने अच्छे स्टोरी टेलर है शाहरुख खान। मैं अब इसके लिए कोई राग द्वेष नहीं इनके मन में, उल्टा इनको रिस्पेक्ट में ज़्यादा करता हूँ कि इन्होंने एक ऐसी स्टोरी बनाई जिसको प्रेजेंट करने में ये कामयाब हुए कि आई कम फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड, मैंने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी जो इन्होंने देखी भी, और अब मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे बहुत कम एक्टर्स स्टार्स पहुँच पाते हैं और उन्होंने वो करके भी दिखाया। तो ये चीज़ है। तो आप जो स्टोरी सुनाते हो वो आपका पर्सनल ब्रांड बनाती है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप जैसे एलेक्स हॉर्मोजी को फॉलो करते हो या कोचिंग में ऐसा करके, राइट, आप एलेक्स हॉर्मोजी को इसलिए थोड़ी देखते हो कि वो बहुत अमीर है, आप इसलिए भी देखते हो कि वो अमीर भी है, जो वो बातें करता है उसने वो जी हुई है। अगर वो बोल रहा है कि मेरे बारे में वो बात कर रहा है ऐसा लग रहा है 100%, मेरे को ही चाहिए ये नीड है इस चीज़ की। 100%, राइट। तो स्टोरी से आपका पर्सनल ब्रांड बनता है। कहानी के बिना आपसे आदमी ना सब कुछ छीन सकता है, कहानी नहीं छीन सकती, सिंपल सी बात है। हम आपको एग्जांपल एक छोटा सा वो बताता हूँ यार, आमिर खान के ऊपर फिल्म बनेगी और अगर शाहरुख खान के ऊपर फिल्म बन रही है, आप किसको ज़्यादा देखना पहले प्रेफर करो? शाहरुख खान को। रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि आपको उसकी स्टोरी थोड़ी बहुत पता है और आप उसको और अच्छे से जानना चाहते हो। आमिर खान की स्टोरी ना इतनी अच्छी नहीं है, मतलब ठीक है कि है पता इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी शाहरुख की लगती है। और सलमान की तो उससे भी इंटरेस्टिंग है कि केस भी हो गए, धमकियाँ मिल गई, मर्डर का भी केस लगा हुआ है सर पे, हिरन को भी मार दिया, लॉरेंस बिश्नोई भी उसके बायोपिक में आ गया, वो और इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गई। तो आपसे सब कुछ कोई छीन लेगा, आपसे कहानी कैसे छीनेगी? तो आप ये देखो कि अगर आपकी कहानी अच्छी है ना तो आपका पर्सनल ब्रांड लॉन्गर टर्म में जीत जाएगा। जैसे एग्जांपल आपको एक चीज़ और बताता हूँ, धीरू भाई अंबानी पे जो कहानी बनी है वो ज़्यादा हमेशा इंस्पायरिंग करेगी लोगों को, बजाय कि मुकेश अंबानी पे बन जाए। मुकेश अंबानी को लोग उतना सीरियस नहीं लेंगे उसमें, क्योंकि उनको लग रहा है कि ऑलरेडी एक बिलियनियर के घर पे पैदा हुए तो फिर ठीक है, मतलब ठीक है। बट एक आदमी यार जो पकौड़े तलता था, पेट्रोल पंप पे काम करता, वो बिलियनियर बना, वो कितनी बड़ी बात है यार। वो कैसे कैसे उसने काम किए होंगे, ठीक है, कैसे कैसे अगर उल्टे पुल्टे भी थोड़े बहुत काम किए तो वो देखेंगे। हर्षद मेहता की वो कितनी, वो पूरी दुनिया जानने लग गई जब से फिल्म आई, मैं भी नहीं जानता था, पर जब मैंने वेब सीरीज़ देखी मैंने कहा अच्छा हर्षद मेहता ये था। अब हर्षद मेहता अगर ऑलरेडी बिलियनर का बेटा होता उस फिल्म में तो मैं उतना इंटरेस्ट से नहीं देखता भी, फिर देख के भूल जाता। बट मैंने देखा यार एक आदमी है जो एक कमरे के घर में रहता था, फिर उसने डायमंड का बिजनेस किया छोटा सा, वहाँ पे फेल हो गया, फिर वो ब्रोकर बना, ट्रेडर बना, उसके बाद वो उसने कुछ स्कैम वगैरह किए, तो उस कहानी में मज़ा आता है। तो आपकी कहानी है जो आपको जिताएगी, बाकी और कोई चीज़ आपको अलग नहीं कर सकती। नॉलेज, आप मुझसे मेहनत करके ज़्यादा मुझसे नॉलेज ले सकते हो, मेरे जितनी नॉलेज बहुत सारे लोगों में, बट जो मेरी कहानी है वो ऐसी है जो भगवान ने मुझे दी है, उसको मैं दुनिया में कैसे रख सकता हूँ, वो पर्सनल ब्रांड है। तो नीश में जैसे मैं ज़्यादातर उनको ऐसे बोलता हूँ कि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर नीश में हो, आपका जो भी एक्सपर्टीज है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे कि हमारे जो ऑडियंस होंगे उनके जो साइकोलॉजी होते हैं उसके हिसाब से ना। जैसे मैं ऐसे बताता हूँ कि आप एक पर्टिकुलर नीश में हो, उसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ ऑडियंस होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे उस नीश में, एंड उनका एक साइकोलॉजी होगा, सोचने की तरीका, लाइफ को लेकर, पैसों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। चलो ठीक है। हाँ, तो मैं ऐसे उनको बोलता हूँ, उनका कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, डिजायर्स होंगे, कुछ नीड होगा, तो उसी के ऊपर ही कंटेंट जब बनाओगे वो उनको ट्रिगर करेगा। दैट्स हाउ यू 100% एग्जांपल बता दो। बंद करके हाँ, इसमें क्या करें, ठीक है। मैं उनको ऐसे बताता हूँ, ये सही है ना, आपको क्या लगता है, मतलब ये सही है ना, मैं उनको ऐसे बताता हूँ। आप सही बता रहे हो, इनिशियल स्टेज पे यही बताना चाहिए। जैसे मेरे पास अगर कोई डॉक्टर आ रहा है जो हार्ट पेशेंट उसकी टारगेट ऑडियंस है, जिसको दिल का दौरा ठीक करने वाला डॉक्टर है, तो मैं उसको वही बताऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा आदमी आ रहा है जो मुझे बोल रहा है कि अल्टीमेट नॉलेज दो, फिर मैं उसके सामने और पत्ते खोलूँगा। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप पहले मुझे आंसर करो। आपके पास एक डॉक्टर आया, डॉक्टर है, बहुत टारगेट, बहुत छोटी नीश है, वो स्लीप के बारे में लोगों को गाइड करते हैं, सिर्फ नींद के बारे में, कि भाई जिसको नींद नहीं आती वो मेरी टारगेट ऑडियंस है, उसे मैं अपना कुछ सेल करूँगा। इतनी छोटी नीश के लिए आप क्या कंटेंट बनाओगे बताना, और कब तक बनाओगे भाई? आधे के दिन, महीने में तो कंटेंट खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं उनको वही बताता हूँ कि आप सिर्फ आप जो काम कर रहे हो जिसमें एक्सपर्टीज है उसके बारे में सिर्फ नहीं बताना है,
आपको उस पर्सन को समझना है जिनको चाहिए वो चीजें, एंड उनको ऐसा नहीं है कि स्लीप के बारे में बता के आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो, आप उनके जिंदगी के बारे में बता के अट्रैक्ट कर सकते हो। 100% उनकी जिंदगी के बारे में बताओ, या दैट्स राइट। उनका साइकोलॉजी समझना फिर जरूरी है ना, कि वो पर्सन सोचता कैसे है, उसका माइंडसेट कैसे होगा, वो डेली बेसिस पे क्या फ्रस्ट्रेशन। एग्जाम्पल, अब कंटेंट कैसे बनेगा? नींद के बारे में नहीं बनेगा, नींद से जो जो होता है सबके बारे में बनेगा। अब मान के चलो, अब मुझे नींद आ रही है अगर ऐसे, अब मेरा सेशन होने वाला आधे घंटे बाद, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। कर भी पाऊंगा तो उसमें एनर्जी नहीं होगी, तो सेशन खराब चला गया, क्लाइंट इम्प्रेस हो जाएगा। मेरे को अगर ढंग की नींद नहीं आती तो मेरा बॉडी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। मुझे नींद नहीं आ रही तो मुझे कहीं भी चक्कर आ सकता है, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे रहा, रेस्ट नहीं दे रहा। मुझे अगर नींद नहीं आ रही तो मुझे इंसोमनिया हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी कि मैं 3-3 दिन तक नहीं सो रहा, जिसके कारण मेरे को मेंटल डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मेरे को अगर नींद नहीं आ रही तो मेरी रिलेशनशिप इफेक्ट होगी, क्योंकि मान के चलो अगर आप 2 दिन 3 दिन नहीं सो रहे हो या आपको नींद नहीं आती, तो आप रात को नहीं सो रहे हो, आप सुबह सो रहे हो, तो आपके जो पार्टनर है उसको अलग अजीब महसूस होगा, आप उसके साथ कॉप अप नहीं कर सकते, वो दिक्कत होगी। तो नींद की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, जो चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, सबके बारे में डिस्कस करो। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आपके माइंड में आपको हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे भूत खड़ा हुआ है, जबकि कोई है ही नहीं। वो बस ऐसा है कि आपके ब्रेन कम ऑक्सीजन या कम नींद के कारण वो ऐसी चीज़ें बना रहा है जो अलग है, तो आप बीमारी काम में प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, सबसे जॉब चली जाएगी, इम्पैक्ट आ सकता है 100%। तो ये चीज़ है, तो आपका वो होगा। अब जैसे एग्जांपल मेरे पास एक वो आई, मैं आपको बताता हूँ, हालांकि ये समझा पाना मुश्किल होता है उनको, बट कुछ लोग समझ जाते हैं, और जो समझ जाते हैं वही ग्रो करते हैं। एक मेरे पास पर्सन आया, वो कहता कि ओयो रूम्स की, अगर मैं आपसे बात करूँ, पहले ओयो का एग्जांपल लेते हैं। ओयो रूम्स की टारगेट ऑडियंस कौन है? अगर वो ओयो वाले कंटेंट बना रहे हैं कल को, तो उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है? ज़्यादातर यूथ ही होंगे, कपल्स। बट और बताओ, अगर और कौन कौन है, अगर उसको नीच डाउन करें? और मतलब बिजनेस ओनर भी हो सकते हैं, चलो ठीक है। मतलब ओयो तो सबके लिए अगर देखा जाए, ट्रैवलर्स। अब ओयो वाला कैसा कंटेंट बनाए कि उनका मार्केटिंग फ्री में हो जाए, पर्सनल ब्रांडिंग। ओयो की जो टारगेट ऑडियंस है, अगर कोई छोटे लेवल का बिजनेसमैन होगा, वो क्या सोचेगा कि यार ओयो रूम्स में टारगेट ऑडियंस कौन है? जो यूथ है और मतलब जिसके पास ठीक ठाक पैसे होंगे, और कोई जो ट्रैवल वगैरह करता हो, या फिर जो हॉस्टलर वगैरह हो कि जिसके पास अपना घर है बट कहीं से आ रहा हो, जा रहा हो, ट्रैवल ज़्यादा करता हो, ये टारगेट ऑडियंस है। ओयो की टारगेट ऑडियंस जो स्मार्ट बिजनेसमैन है एक्चुअल में, वो क्या समझेगा? एनीबडी हु वांट्स पर्सनल प्राइवेट स्पेस, वो उसकी टारगेट ऑडियंस है, दैट्स ऑल। अब इसके अंदर कौन आता है? सभी आते हैं। अगर मुझे मीटिंग करनी है और मुझे पता है कि 1 लाख क्लाइंट देगा, क्लोज होने वाला है, और अगर शोर है आसपास तो मेरा इंप्रेशन ख़राब होगा। वही मैं अगर 1000 रुपये लेके ओयो रूम्स ले लूँ, मेरा है, किसी को कुछ और काम करना है, जैसे जिसके लिए लोग जाते हैं वहाँ पे ओयो रूम्स में, वो काम अगर ओयो में जाके करना है तो उसके लिए वो उसकी टारगेट ऑडियंस है। अब वो कंटेंट जो उसका बनेगा, उसका कंटेंट प्राइवेसी को लेकर बनेगा। वो प्राइवेसी, मेन चीज़ प्राइवेसी होगी। अब प्राइवेसी को वो बहुत सारी चीज़ों से इंडल्ज कर देगा, वरना तो उसका कंटेंट 1 महीने में ख़त्म हो गया। उसका कंटेंट ऐसे बनेगा, प्राइवेसी क्यों ज़रूरी है। मान के चलो अगर आपकी प्राइवेसी लीक हो जाए, ओयो में अगर आपकी एक फ़ोटो लीक हो गई, तो आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? वो ये कंटेंट बनाएगा। वो ये कंटेंट बनाएगा कि प्राइवेसी को सिक्योर कैसे करे। फिर वहाँ पे वो ओयो रूम्स को कंपेयर कर देगा बाकी होटल से, जैसे बाकी होटल्स में कोई कुछ नहीं होता, ओयो आर मोर सेफर, वहाँ पे कोई हिडन कैमराज नहीं होते, कुछ नहीं होता, प्रॉपर स्टाफ की तरफ से भी आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी एंड समथिंग ऑन, ऐसा करके। तो ये चीज़ है। तो उसकी कौन है? एनीबडी हु वांट्स प्राइवेट स्पेस, दैट्स ऑल। जैसे किसी का ज्वेलरी का बिजनेस है, तो उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है? अगर किसी को बहुत बड़ा जाना है, 500,000 करोड़ कमाने सोशल मीडिया से, फीमेल्स हैं? फीमेल्स तो है ही, बट साथ में ये इमोशन के साथ कर सकते हैं, जैसे उनके हस्बैंड। फीमेल्स हैं, फीमेल्स में भी अगर कोई ज्वेलरी पहन रही है तो 10 साल की बच्ची तो नहीं पहनेगी, 15 वाली भी नहीं पहनेगी, जनरली पहनेगी जो 20, 22, 23 प्लस है, जिनकी शादी हो गई टाइप, ठीक है, जिनकी शादी होगी वो जनरली ज्वेलरी पहनेगी। और उसमें भी अगर कोई बंदा ब्रांड बना रहा है, वो नॉर्मल बिजनेसमैन क्या सोचेगा? अब यहाँ पे एक चीज़ कर लेते हैं, अब नूब लेवल पर्सनल ब्रांड वर्सेस प्रो लेवल पर्सनल ब्रांड।
नूब लेवल वाला ज्वेलरी में सोचेगा जिसको ज्वेलरी सेल कर रहा है, उसकी टारगेट ऑडियंस है फीमेल्स। वो सोचेगा नूब लेवल वाला कि मेरे को फीमेल्स चाहिए, ज्वेलरी कौन पहनेगा, 25 प्लस वाली कहीं ना कहीं पहनती है, 22 23 वाली वो चाहिए जो हमेशा ज्वेलरी को पहन के रखे क्योंकि उसके लिए मैंडेटरी है। और कौन होगा जिसकी अगर मैं 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का नेकलेस सेट सेल कर रहे हैं, हमारा एवरेज प्रोडक्ट वैल्यू इतना है, तो उसकी मंथली इनकम कम से कम 40 से 50,000 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी टारगेट ऑडियंस। अब इससे आपके पास लीड आएगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रो लेवल का माइंडसेट क्या बोलता है, वो बोलता है मेरी टारगेट ऑडियंस सिर्फ फीमेल्स है, मेल्स भी हैं फीमेल्स भी है, फीमेल ज़्यादा है स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे। फीमेल्स में कौन सी फीमेल है, सारी फीमेल्स हैं, कोई एज ही नहीं है। जैसे एक 11 साल की बच्ची के पास अगर रील चली गई, वीडियो चली गई, उसको नेकलेस सेट बहुत पसंद आ गया, उसकी रील पसंद आ गई, उसमें वो डिज़ाइन पसंद आ गया, अगर उसको पसंद आया है क्या वो उसको शेयर नहीं करेगी यार किसी के पास, अपनी माँ के पास, अपनी बहन के पास, किसी दोस्त के पास, दादी के पास। फिर दादी को पसंद आया, दादी ने वापस माँ को शेयर कर दिया, तो वो रेफरेंस ही खेल रहे हैं ना आपस में। तो अब यहाँ पे लीड बढ़ी हुई कि लेवरेज बढ़ा हुआ, यानी कि यहाँ पे आप ऑटो प्रमोट कर रहे हो उस चीज़ को। यानी कि अब एग्जांपल मान के चलो, विपिन है, अब विपिन की शादी नहीं हुई, यानी कि आपकी शादी नहीं हुई अब, लेकिन अभी आपके लिए मान के चलो कि XYZ चीज़ हम देख लें जो भी शादी के बाद काम आती है, वो अभी आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। बट अगर आपको उस ब्रांड के बारे में पता है जो आपकी शादी के बाद काम आने वाला है, आपको पता लगे ना यार इस ब्रांड के बारे में बहुत सुना, 3-4 साल थे जब मैं सिंगल था तब भी बहुत सुना था, तो आप उसको बाय करोगे, उसके चांस बढ़ नहीं जाएंगे। तो बस, तो आपकी उस केस में क्या होगा, टारगेट ऑडियंस कौन है, जितने फीमेल्स हैं, एनीबडी, बस जो फीमेल्स हैं, जो सुंदर दिखना चाहती है, जो इनसिक्योर नहीं लगना चाहती लोगों के बीच में, वो आपकी टारगेट ऑडियंस है। तो टारगेट ऑडियंस डिसाइड होती है आप कैसे दिखना चाहते हो, आपके ऑल ओवर ऑडियंस कौन है, मेल है, फीमेल है, कौन है। एक लास्ट चीज़ पे डिस्कस करते हैं, थोड़ा विवेक बिंद्रा के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। बिजनेस कोच विवेक बिंद्रा भी हैं। आपने विवेक बिंद्रा का कंटेंट देखा है पहले बाय द वे? ठीक है, आप उनकी पोजीशनिंग आपके माइंड में क्या है वैसे, कैसे देखते हो आप उन्हें? पहले मैंने जब कॉलेज के टाइम में था उस टाइम मैं मोटिवेशनल स्पीकर में देखता था, मेरे को पता होता था कि वो इवेंट होता था ना, मतलब इवेंट करते रहते थे वो ऑफलाइन इवेंट, तो उस टाइम मैं उनको सोचता था कि मोटिवेशनल स्पीकर है। फिर धीरे धीरे पता चला वो बिजनेस करते हैं, फिर वहाँ पे बिजनेस कोच है, ऐसा उनको तो मैं एज अ बिजनेस कोच जानता हूँ। समझ गया। इनकी एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी संदीप महेश्वरी की और विवेक बिंद्रा की, पता है आपको ना, जिसके कारण उनको काफ़ी बहुत बढ़ गई थी और लॉस भी हुआ था दोनों को, IBC को लेकर। हाँ, IBC को लेकर। अब यहाँ पे ना आपको पोजिशनिंग के उन चीज़ों के बारे में बात बताता हूँ। संदीप महेश्वरी विवेक बिंद्रा को भी ले बैठे और खुद को भी उन्होंने अपना भी वो धीरे धीरे रीच खराब कर दिया। विवेक बिंद्रा के ऊपर मैं बात करूँ जो बिजनेस कोच है, और जितने भी बिजनेस कोच अगर इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं समाओ, देखिए मैं आपको ना चीज़ बताता हूँ, जो पोजिशनिंग होती है ना आपकी, वो बहुत मैटर करती है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा PR, और ये PR आजकल कंटेंट से भी होती है। और PR मतलब जैसे कोई कंटेंट नॉर्मल क्रिएटर है, वो अपनी खुद ही कंटेंट बना के कर रहा है। कुछ लोगों की पेपराजीज वगैरह मीडिया करती है, जैसे अंबानी डानी टाइप के लेवल के लोग, सेलिब्रिटीज़ की। PR क्या होती है, पोजिशनिंग आपकी क्लियर रखना लोगों के माइंड में। भाई सलमान खान हेल्प करता है सबकी, हेल्पर आदमी है। राजपाल यादव पे दिक्कत आई, सलमान खान कहता मैं हूँ ना। किसी पे दिक्कत आई, सोनू सूद कहता मैं हूँ ना। तो इमेज, आपकी इमेज क्या है लोगों के बीच में। विवेक बिंद्रा एज अ बिजनेस कोच, तो उनको अभी हम देखना समझना शुरू किया है। पहले जब उनको हम देखते थे तो व्हाट वी यूज्ड टू बी थिंक यार ये मोटिवेशनल स्पीकर है, फिर हमको समझ में ये बिजनेस करते हैं, फिर हमको समझ में बिजनेस कोच है। इन्होंने किस को ग्रो किया है, तो हमें पता लगा कि अजय मेरा उनके क्लाइंट हैं, ऐसे बहुत सारे लोग उनके क्लाइंट थे जिनको वो बहुत ऊपर लेके गए। तो पोजिशनिंग चेंज होती रहती है। जैसे जैसे आपको मैं ज़्यादा जान रहा हूँ, आपकी पोजिशनिंग चेंज होगी मेरे माइंड में, आपके लिए फिर ईजी होगा मुझे कोई भी चीज़ सेल करना। तो ये चीज़ होती है। और पोजिशनिंग क्या होती है, डाउट को ख़त्म करना, ट्रस्ट को बढ़ाते जाना। यही सेल्स का दूसरा नाम है। डाउट को ख़त्म करना, ट्रस्ट को बढ़ाना। वो आपके रिजल्ट से हो सकता है, सोशल प्रूफ से होता है, आप कैसे बातें कर रहे हो उस चीज़ से होता है। हाँ, किस तरीके के साथ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन अगर करना है, सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड होना जरूरी है। ट्रस्ट होना चाहिए। एक चीज़ ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? देखो यार, ट्रस्ट नज़दीक आने से होता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरे घर वालों ने मेरे मान के चलो 2 लाख का नुकसान करा दिया, एग्जाम्पल,
कि उन्होंने कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कर दी मुझसे बिना पूछे और पैसे डूब गए जो मैंने उनको दिए थे। मैं उनको डांटूंगा नहीं बहुत ज़्यादा, चाह के भी नहीं डांट पाऊंगा। थोड़ी बहुत लड़ाई हो सकती है, मैं ज़्यादा दूर नहीं रह पाऊंगा उनसे। वही अगर नुकसान कर दे कोई एम्प्लॉय, तो वहाँ पे शायद मुझे ज़्यादा बुरा लगेगा, गुस्सा भी आएगा, शायद हो सकता है उसको फायर भी करना पड़े। क्यों? क्योंकि मैंने उसके साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड किया, मैंने घर वालों के साथ ज़्यादा किया है। ठीक है, तो टाइम आप जिसके साथ जितना स्पेंड करते हो, आप जिसको जितना समझते हो, उस मुझे लगता है वहाँ से ट्रस्ट बिल्डअप होता है। ट्रस्ट बिल्डअप करने का ना मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा प्रोसेस और बताता हूँ। कंटेंट में रिपीटेशन से ट्रस्ट बिल्डअप होता है। रिपीटेशन ऑफ स्टोरी, रिपीटेशन ऑफ योर वर्डिंग। एंड वो उनके बारे में होना चाहिए, उनके जैसे एलेक्स और मैं को मैं क्यों ट्रस्ट करता हूँ, इसीलिए क्योंकि वो मेरे बारे में जो पोस्ट आता है ना, उनका जो पोस्ट आती है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, वो जो पढ़ता हूँ ना, मैं ऐसे फील होता है कि अच्छा है, मतलब वही है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए, आपने बोला 5 दिन में लौटा दूंगा, आपने 5 दिन में लौटा दिए। आपने फिर 15 दिन बाद उसको मैसेज किया कि यार 2,000 चाहिए थे, उसने फिर दिए आपको, आपने फिर लौटा दिए। आपने फिर 1 महीने बाद उसको बोला कि यार 15,000 की ज़रूरत थी प्लीज़, उसने आपको 15,000 दे दिए, आपने फिर लौटा दिए। अब आगे चल के आप उसे 1 लाख रुपये मांगे होगे ना, वो आपको, मुझे नहीं पता वो देगा नहीं देगा, वो कोशिश ज़रूर करेगा आपको देने की, अगर उसके पास है तो, क्योंकि उसको पता है ये आ जाएंगे। ट्रस्ट है, रिपीटेशन है। लेकिन जैसे ही आपने एक बार उसको ट्रस्ट ब्रेक किया, एक डाउट आया आपके माइंड में, जैसे उसको पता लगा कि आपके पास थे फिर भी आपने दिए नहीं क्योंकि आपने उड़ा दिए, खर्चे कर दिए फालतू के शौक में, तो वो बोलेगा कि नहीं अब नहीं दूंगा, तो वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो रिपीटेशन से ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप एक अपनी कैसे पोजीशनिंग बार बार दिखाते हो। अगर मुझे अपने, मैं आपको नहीं एक्सपर्ट दिखा रहा हूँ, तो मुझे अपने रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे। जितने रिजल्ट्स दिखेंगे और बार बार बेसिस पे, तो मेरा रिपीटेशन बढ़ रहा है चीज़ों का, लोग मुझे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। दैट्स ऑल। सो दिस इज़ इट। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ट्रस्ट के अंदर जो भी हम बात कर रहे थे ना, जैसे मैं बिजनेस ओनर को बता दूं कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग फेज में आपका मेन फोकस लाइक मनी, एनर्जी, एफर्ट, आपका सब कुछ जाना चाहिए अभी कंटेंट में फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ और 1 ईयर, क्योंकि आपका एक ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी ना लॉन्ग टर्म में, फिर आपका आसान होगा अगर ये करने में। ठीक है, उसके बाद हाँ, उनको मैं ऐसे बता दूँ, ये सही है ना आपको, आप इनको बता रहे हैं। जैसे मैं उनको ऐसे बताता हूँ, अगर कोई कोच है, वो सपोज न्यूमरोलॉजी, वो स्टार्ट कर रहा है अगर बिगिनर, तो उसका मेन फोकस नहीं होना चाहिए कंटेंट में। मतलब थोड़ा सा और इलेबोरेट करो फिर बताओ। मतलब जैसे कि अगर कोई सपोज मैं बताऊँ कि मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मान के चलते हैं मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कराना चाहता हूँ, तो अभी के लिए मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है इतना जो कि मैं ऐड पे खर्चा कर सकूँ, टीम हायर कर सकूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी इसी पर्टिकुलर टाइम पे मेरा मेन फोकस होना चाहिए कि मैं ऑडियंस बिल्ड करूँ, ट्रस्ट बिल्ड करूँ मार्केट में बाय गिविंग वैल्यू। बिल्कुल वही होना चाहिए। तो मेरा जो अभी के लिए जो मेन एफर्ट होना चाहिए, जो पैसा, मनी, एनर्जी, एफर्ट, सब कुछ मेरा कंटेंट में जाना चाहिए ना फॉर फ्यू मंथ्स, 6 महीने 1 साल के लिए मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मेन फोकस उधर रहना चाहिए ना। ये डिपेंड करता है, बट मैं आपको चीज़ बताऊँ, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए सारी चीज़ों में। पैसा ज़रूर जाना चाहिए ताकि आप किसी एजेंसी से काम करवा पाओ, टाइम आपका कम जाना चाहिए, टाइम आपका ज़्यादा कंटेंट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन इतना टाइम ज़रूर जाना चाहिए कि आपकी टीम ने, आपकी एजेंसी ने अगर आपसे कुछ मांगा है आप उसको डिलीवर कर पाओ। 30 रील, 60 रील, शॉर्ट फॉर्म वीडियो, लॉन्ग फॉर्म वीडियो जो भी बनाना है, उतना आपका ज़रूर जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। वो स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, तभी आप कर पाते हो। अब आपको एक एग्जाम्पल से मैं इसको समझाता हूँ। अभी आपको पता है विवेक बिंद्रा के कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं? नहीं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। बिंद्रा जी इंडिया के एलेक्स होर्मोज़ी हैं। जो बिज़नेस इन्होंने बनाया है कोचिंग से, कोचिंग बिजनेस से, कंसल्टेशन से, बहुत अच्छे बेंचमार्क सेट किए हैं। बिंद्रा जी अगर आप स्टार्टिंग कंटेंट देखो तो उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, फेम मिली, बहुत इंसेन लेवल की। दैट वाज अ नाइस थिंग, लेवरेज बिल्ड कर रहे थे वो। तब उनके मंथली व्यूज़ आते थे 50-100 मिलियन। एक एक रील, एक एक वीडियो पे, लॉन्ग वीडियो पे 10-10, 20-20 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप समझ जाओ। अभी उनके मंथली मिलियन व्यूज़ मुझे लगता है 3-4-5 मिलियन से ज़्यादा नहीं आते होंगे। बिजनेस अभी उनके पास उससे ट्रिपल चौबल है।
अगर वो 2020 तक अगर वो साल का 100 करोड़ ही कमा रहे थे तो आज वो 500 600 700 करोड़ कमा रहे हैं। व्यूज़ कम हो गए हैं लेकिन पैसा बन रहा है। अभी कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा शो तो क्यों? क्योंकि देखो कंटेंट अभी इन्होंने बहुत नीश कर दिया है। पहले अथॉरिटी बनाई, पहचान बनाई, हर कोई जान रहा है, लेवरेज इकट्ठी कर ली कि नेक्स्ट लेवल। अभी तो बिजनेस कोच मतलब विवेक बिंद्रा, एक अलग लेवल की पोजीशनिंग आ गई। अब वहाँ पे अब ये लीड स्पेसिफिक जा रहे हैं कि पहले लेवरेज बिल्ड की, अब उन्हीं लोगों में से कुछ को बिजनेस कंटेंट स्पेसिफिक बनाते हैं। सेल्स कैसे होगी, हायरिंग कैसे होगी, ऑटोमेशन कैसे होगा, ऑटो पायलट पे कैसे लेके जाएं, मैन पावर कैसे बढ़ाएं, ग्रोथ कैपिटल कैसे मिलता है। ये जब कंटेंट बना रहे हैं तो इनके पास बहुत टारगेटेड ऑडियंस आती है अच्छी खासी, उसको नर्चर कर रहे हैं। लोग पहले ही देख रहे हैं। जैसे मैंने इनका वीडियो देखा, दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से आया, 30 मिलियन व्यूज़। अब मैं ये वीडियो देख रहा हूँ सेल्स में हायरिंग कैसे होती है, तो मेरे को ये नर्चर कर रहे हैं। ऑडियंस पहले थी, अभी भी है, लेकिन उसको नर्चरिंग बहुत फास्ट कर रहे हैं अभी। उससे क्या होता है, इनको वो टारगेट ऑडियंस मिलती है। अभी ऐसा नहीं होता कि इनको सिर्फ बच्चे देख रहे हैं, अभी इनको वो लोग जनरली देख रहे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जो कोई 100 करोड़ का बिजनेस चला रहा है, कोई 4 करोड़ का, कोई 10 करोड़ का, कोई 20 करोड़ का। तो टारगेट ऑडियंस स्पेसिफिक हो गई है, तो इससे उनको क्वालिटी लीड्स अभी बहुत ज़्यादा मिलती है। लीड इनके पास पहले ही थी बट वो नर्चर कर रहे हैं अभी। विवेक बिंद्रा जी को मैं 6 साल पहले भी जानता था, 7 साल पहले भी जानता था, बट अभी वो मेरे को नर्चर कर रहे हैं उस कॉन्टेंट से एज ए बिजनेस ऑनर। अच्छा मैं देख रहा हूँ, अच्छा सेल्स में ये होना चाहिए, हायरिंग ऐसे होनी चाहिए, फायर तब होता है, हायर तब होता है। तो अभी मेरी अथॉरिटी मतलब मेरी नहीं, इनकी अथॉरिटी मेरे माइंड में फिर धीरे धीरे बढ़ जाती है। सो दैट्स हाउ सिस्टम गोज ऑन। एलेक्स हॉर्मोज़ी को मुझे ऐसा लगता था यार ये स्कैमर है ये आदमी, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यार हर कोई बात कर रहा है, ज़्यादातर कोर्स बेचता होगा। बट फिर जब मैंने समझा, पढ़ा, फनल को एनालाइज किया, क्या बेचते हैं क्या नहीं करते, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये स्कैमर नहीं है, ये बिजनेस पर्सन है। इसने बिजनेस बनाए हैं कितने, तो उसको फिर सेल किया है, अभी जाके लोगों को सिखाना शुरू किया है। सो ही इज़ वेरी नाइस कोच जिसने इतना बड़ा बिजनेस बनाया। तो पोजीशनिंग क्लियर होती है, ट्रस्ट बढ़ता है तो डाउट खत्म होता है, डाउट खत्म होता है तो आपकी सेल्स क्लोज होना शुरू हो जाती है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अभी आपको भी, जैसे आपने भी नोटिस किया होगा, जो मेगा हमारे क्लाइंट आए थे, 10 मिनट मुश्किल से उनके साथ मीटिंग हुई थी, 10 मिनट में वो क्लोज हो गए। 10 मिनट में नहीं क्लोज हुए। क्लाइंट मीटिंग में कभी 10 मिनट में क्लोज हो नहीं सकता, वो 6 महीने में क्लोज हुए। ठीक है, रोज़ हमारी रील्स देख रहे हैं, मिनी ब्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं, रोज़ हमारी स्टोरीज देख रहे हैं, और जो आदमी आपको रोज़ डे टू डे पे फॉलो कर रहा है, मेरा ट्रस्ट ऑटोमेटिकली उसके बारे में बढ़ जाएगा। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ है। तो ट्रस्ट बनता है आइडियोलॉजी से क्या होता है, लोग जुड़े रहते हैं आपके पास। इन्फॉर्मेशन, देखो मैं बताऊँ, इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, आदमी आपके पास एक बार आता है। आइडियोलॉजी और फिलोसफी जब आपकी ऐड होती है लाइफ की, आपके कंटेंट में, फिर मिस्ट्री क्रिएट होती है। मिस्ट्री क्रिएट होने से क्या होता है, आदमी आपके पास बार बार आता है, वो बार बार सुनना चाहता है। जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि यार आज विपिन सेल्स के बारे में क्या सोचते हैं। सेल्स का एक ऑब्जेक्शन है कि चलो सोच के बताता हूँ, आज विपिन उसको कैसे हैंडल करना सिखा रहे हैं। फिर मैं सोचूंगा कि विपिन 2030 में इसको कैसे हैंडल करना सिखाएंगे, विपिन खुद कितना इवॉल्व हुआ है, तो मुझे उस चीज़ में मज़ा आएगा। मैं उस चीज़ के लिए आपको देख रहा हूँ। और वो इवोल्यूशन अगर मुझे जस्टिफाई कर रहा है आपका कंटेंट, और मुझे लग रहा है यार ये आदमी यार क्या बात कर रहा है, यार नेक्स्ट लेवल की बात है, इतनी डीप बात, इतनी ईजी समझ आ गई जो मैं आज तक 50,000 बार दिमाग ख़राब करके भी नहीं समझ पाया, फिर मेरी पोजीशनिंग आपके लिए अलग हो जाएगी, फिर मेरी जेब से पैसा निकलेगा आपको देने के लिए। तो ये चीज़ है, तो ये है। बट आपने एक चीज़ कभी सोची है कि जो बड़े लोग हैं वो कंटेंट क्यों नहीं बनाते? जैसे अंबानी खुद जियो को प्रमोट क्यों नहीं करते, जियो हॉटस्टार को प्रमोट क्यों नहीं करते, रिलायंस के पेट्रोल पंप से उनको क्यों नहीं प्रमोट करते? जबकि अगर देखा जाए तो कंटेंट बना के वो क्या क्या कर सकते हैं। क्यों? देखो, क्योंकि एक तो देखो उनका फिजिकल बिजनेस है तो वो वैसे भी चल ही रहा है। बट अंबानी ना बहुत, अब अंबानी भी देखो यहाँ पे एक चीज़ है, अंबानी भी बहुत नीश को बहुत अच्छे से समझते हैं। अंबानी की टारगेट ऑडियंस कौन है? क्या करोड़पति लोग हैं? नहीं, पूरा इंडिया है, पूरी दुनिया है। दुनिया नहीं बोलेंगे बट पूरा इंडिया के हिसाब से हर एक आदमी है। तेल तो डलवाते हो आप गाड़ी में, पेट्रोल डलवाते हो, सीएनजी डलवाते हो, कुछ करते हो, जियो हॉटस्टार फिल्में देखते हो, मोबाइल, मेरे पास जियो की सिम है तो सिम भी यूज़ करते हो, रिचार्ज भी करवाते हो हर महीने, तो रिकरिंग बिजनेस है। अब अंबानी की पोजीशनिंग उन्होंने ऐसी कर दी, लार्जर देन लाइफ, पैसा इज इक्वल टू अंबानी, ये हो गया, ये पोजीशनिंग कर दी।
तो पैसे के अंदर अब जो भी आता है तो वहाँ पे फिर अंबानी को याद किया जाता है। तो ये चीज़ है। बट उस लेवल पे क्या होता है ना, अंबानी अडानी लेवल पे कंटेंट नहीं होता, वहाँ पे पीआर होती है, बस पीआर का खेल होता है वहाँ पे। जैसे अभी अनंत अंबानी का बर्थडे था तो उन्होंने सबको 5-5, 6-6 रुपये दिए, कुछ लोगों को ज़्यादा भी मिले होंगे डेफिनेटली, बट वो तारीफ़ कर रहे हैं कि अनंत अंबानी का बर्थडे है, उन्होंने ये किया वो किया। है बिजनेस यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, क्रिएटर्स को, एजेंसी ओनर्स को, क्या बताओ उनके बारे में कुछ अच्छा बोलो। तो ये चीज़ है। तो उस लेवल पे पीआर वैसी होती है। आपने कभी ये आपके माइंड में आपके आया है कभी ये चीज़, आपके पास कोई लीड भी आई होगी ऐसी जो आपके पास मैसेज आता होगा कि हम पॉडकास्ट कर ले तो पॉडकास्ट से हमको वो मिल जाएगा, लीड्स मिल जाएगी, कि जैसे किसी पॉडकास्टर अच्छे इनवाइट आ जाए तो वहाँ पे लीड मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ ऐसे लोगों को कैसे टैकल करना होता है। जो लीड आपको कंटेंट, देखो पॉडकास्ट से भी आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। राजीव तलेजा का पॉडकास्ट, विवेक बिंद्रा पॉडकास्ट आपने देखा राशमानी के साथ, आपकी अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी बढ़ गई आपकी नज़रों में, तो वो भी एक लीड है, मतलब वहाँ से भी मैं देख के आ ही रहा हूँ ना एट द। लेकिन उसको बोलते हैं आउटसोर्स लीड्स, ओन्ड लीड्स नहीं होती वो। एग्जाम्पल समझना, मैं बहुत सारे जैसे मुझे बिजनेस ओनर बोलते हैं कि यार मैं पॉडकास्ट करके भी तो लीड ला सकता हूँ ना। भाई कितने दिन करोगे आप, ले लो राशमानी को, ले लो जाओ उससे, राशमानी से लीड ले सकते हो। कितने पॉडकास्ट करोगे राशमानी के साथ, कितनी बार आप उन्हें पैसा दोगे राशमानी को, कितनी बार आप उनके पॉडकास्ट में जाके कमेंट चेक करोगे कि मेरे पास लीड आ रही है नहीं आ रही, मेरा अथॉरिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, वो लीड जाके आपको मैसेज कर रही है नहीं कर रही। पोजिशनिंग के लिए अच्छा है राशमानी के साथ पॉडकास्ट करना, बट जो लीड्स एक्चुअल में लाना, लीड जनरेशन करना, वो बिना कॉन्टेंट के पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक्चुअल में कॉन्टेंट से नर्चर करना चाहते हो। अब राशमानी का मैंने पॉडकास्ट देखा, मार के चलो देखा राजीव तलेजा के साथ, एनीबडी किसी और के साथ, लेक्स ऑर्मोजी के साथ। अब मेरे को उससे कुछ पूछना है, जानना है, इन्फॉर्मेशन और चाहिए, तो मैं किससे पूछूंगा? कमेंट करूंगा दोबारा? कमेंट तो कोई पढ़ने भी नहीं वाला उसका पॉडकास्ट का। बट अगर मैं आपकी प्रोफाइल पे आपका कंटेंट देख रहा हूँ तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना, आपकी टीम से रिप्लाई आ सकता है, मैं आपको अपना नंबर एक्सचेंज करूँगा, आप मुझे अपने फनल में डालोगे, आप मुझे नर्चर करोगे, मैं आपसे फिर कुछ पूछूंगा, फिर आप मुझे नर्चर करोगे, और एक टाइम आएगा जब मैं बोलूँगा आप ही करो सर, कितने लोग हैं बताओ, कहानी ख़त्म। पॉडकास्ट की लीड तो आउटसोर्स लीड होती है, सीधी सी बात है। ये आपका थोड़ी भला करेंगे जो पॉडकास्ट के आउटसोर्स। लीड किसको कह रहे हो, मतलब जो विजिट कर रहे हैं, जो विजिट कर रहे हैं, जो इंक्वायरीज हैं, जो वैसे तो जो रजिस्टर कर देता है फाइनल आपके नंबर ईमेल वगैरह दे, वो लीड होती है, वही लीड है। हाँ, बट डीएम्स इंक्वायरीज भी कुछ लोग मान लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है। मतलब लीड नेम, ईमेल आईडी या फोन नंबर, ये नहीं कोई मानता है, तो वो खुद से आपको इनबाउंड आके कर रहा है कि भाई क्या करते हो, कैसे करते हो, आपने उसका अगर वो नंबर दे रहा है अपना, एक्सचेंज कर रहा है कि मुझे आपसे सोल्यूशन चाहिए, तो वो आपकी लीड होगी, बस बात खत्म। नाम नंबर आ गया, वो लीड आपकी। अब कुछ लोग जंक लीड होती है, कुछ लोग हॉट लीड होती हैं, कहानी खत्म, बस इतनी सी बात है। और अच्छा, एक आपने कॉन्सेप्ट सुना है शायद आपको तो चलो आप डे टू डे पे सुनते होंगे, लोग आपको ये बोलते हैं मुझे हाई क्वालिफाइड लीड चाहिए, मुझे जंक लीड्स नहीं चाहिए, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे इमेच्योर ऑडियंस चाहिए। वो अपने हिसाब से ठीक है, उसमें गलती नहीं है उनकी, लेकिन यहाँ पे भी ना मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। लॉन्गर टर्म के हिसाब से अगर आप देखो, जंक लीड जैसी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। इट इज़ जस्ट दैट कि आप उनको इतना नर्चर नहीं कर पा रहे हो। जैसे आप एग्जांपल समझ लो, रोलेक्स अगर मुझे बेचनी है तो डेफिनेटली तो ऐसा नहीं है ना कि मैं किसी ऐसे आदमी को नर्चर कर रहा हूँ जो 10,000 रुपये का कमाता है, और मुझे पता है पूरी लाइफ में कुल मिला के भी वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर पाएगा, तो वो 10 लाख की घड़ी थोड़ी लेगा, उसको शादी भी करनी है, उसको परिवार का ध्यान भी रखना, सारी चीज़ें। तो वो तो मेरी लीड नहीं है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो मेरी लीड कौन है? जो महीने का एटलीस्ट 1-2-3 लाख रुपए कमाता होगा, वही जाके आगे रोलेक्स लेगा ना, सिंपल सी बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कई बार क्या कहता हूँ, आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस है 70,000 की, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोग भी समझना, जैसे ठीक है कि आपका प्रोडक्ट है 70,000 का, सामने वाले के पास जेब में सिर्फ 40,000 रुपये, 30,000 कम पड़ रहा है। ऐसा डेफिनेटली होने वाला है, अगर वो 40,000 भी आपको देने के लिए रेडी है, आज नहीं तो कल वो आपकी लीड्स के अंदर आएगा और वो आपको 70,000 देने की भी कैपेबिलिटी रख सकता है। इट इज़ जस्ट दैट यू कि जो आप उससे शायद नहीं निकलवा पा रहे हो। उस तरह की फलन होना जरूरी है, उसको नर्चर करना पड़ेगा। नर्चरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीयूष सोन जी आपके क्लाइंट थे ना, जो आए थे, पीयूष सोन जी, अब वो कंटेंट डोमिनेशन में भी थे।
अगर वो कंटेंट डोमिनेशन में नहीं होते, आप उनको क्लोज नहीं कर पाते 15 मिनट के अंदर। कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने कंटेंट डोमिनेशन की क्लासेस में आते थे, उन्होंने पहले हमारे रिजल्ट्स देखे हुए, वेबिनार्स देखे हुए हैं, उन्होंने बाद में भी देखा कि कंटेंट डोमिनेशन से भी लोगों को रिजल्ट मिला, तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत था, और ट्रस्ट फैक्टर था तो उन्होंने पे कर दिया। यहाँ पे ना देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, समझना इस बात को। आपको सबसे ज़्यादा क्या पूछते हैं लोग सेल्स कॉल में? मतलब आपको क्या लगता है कि यार ये लोग क्यों पूछते हैं? इसकी साइकोलॉजी नहीं समझ में आई आज तक कंटेंट के रिगार्डिंग। कंटेंट के बारे में पानी देना थोड़ा सा। हाँ, सबसे ज्यादा लोग इसके बारे में पूछते हैं, जैसे बिजनेस ओनर ज्यादातर मतलब बोलते हैं कि लीड चाहिए इसके बारे में। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि व्यूज तो आ रही है बट लीड नहीं आ रही, ये होता है उनका क्वेश्चन ज्यादातर। इसमें आपको एक अच्छी चीज़ समझाता हूँ, आप भी उन्हें समझा सकते और हो। ये भी बोलते हैं कि लीड आती है क्लोज नहीं होती। क्लोज नहीं होती, लीड आती है क्लोज नहीं होती, और लीड आ ही नहीं रही है। दो केसेस है, ठीक है। चलो पहले तो ये समझते हैं कि लीड क्यों नहीं आ रही है आपके पास, व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये हमने फेस भी किया और हमने इसको कॉन्कर भी किया। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है ये, ठीक है। अगर व्यूज़ आ रहा है और लीड्स नहीं आ रही, यानी कि लोग डीएम में इंक्वायरीज नहीं कर रहे, इसका एक ही कारण होता है, दूसरा कारण नहीं होता। वो ये है कि वो आपसे इंप्रेस नहीं हुए अभी। तो हमने क्रैक किया कि यार लीड्स क्यों नहीं आ रहे। लीड इसलिए नहीं आती और व्यूज़ आते हैं तो भी वो इंप्रेस नहीं हो पा रहे, या लोगों को ये नहीं पता है कि आप प्रॉब्लम तो है, सोल्यूशन आप क्या देते हो। मैं आपकी प्रोफाइल से, आपके कंटेंट से समझ ही नहीं पा रहा कि आप उस चीज़ के एक अच्छे सोल्यूशन प्रोवाइडर हो भी या नहीं। बट इतना तो मुझे लगता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट बना रहे हो, आप बिजनेस कोचिंग का, सेल्स का कंटेंट बना रहे हो, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कुछ तो सोल्यूशन रखते होंगे ना, कंसल्टेशन से, सर्विस से, प्रोडक्ट से, कोर्स से, कुछ ना कुछ तो देते ही होंगे। इतना तो मुझे भी पता होगा। अब अगर वो लीड आपके पास डीएम में नहीं आ रही, या लोग आपको पर्सनल डीएम नहीं कर रहे कमेंट में कि भाई मुझे हेल्प करो, कैसे होगा ये सब, तो मुझे लगता है कि आपने अभी तक उसको इतना इंप्रेस नहीं किया। मतलब आप उसको ना सोल्यूशन प्रोवाइडर नहीं लग रहे, आप उसको टिप्स प्रोवाइडर लग रहे हो, कंटेंट प्रोवाइडर लग रहे हो। बातें अच्छी करता आदमी, बट उसको ये नहीं लग रहा कि इसका सोल्यूशन भी आप दे सकते हो। जैसे एग्जांपल, आपने मेरी बातें सुनी और आपको अगर सिर्फ ये लग रहा है कि यार ये बातें बहुत अच्छी करता है, तो आप बोलोगे ठीक है। बट मेरी बातों में अगर वो झलक नहीं है, कि मेरी वो कन्विक्शन नहीं है कि आप मेरे पास आओ मैं ठीक करके देता हूँ, वो अगर नहीं है तो आपके पास लीड्स नहीं आएंगी। तो वो कन्विक्शन होनी चाहिए, आइडियोलॉजी होनी चाहिए। वो आप पास्ट रिजल्ट्स दिखाओ, अपने प्रूफ्स दिखाओ। और अगर आपको एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, आपको उसमें ना रेयर इररिप्लेसेबल बनना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, मुझे पता है कि अगर मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करना है और अगर किसी बिजनेस कोच का साथ चाहिए, तो मैं एलेक्स हॉर्मोजी जैसे किसी पर्सन का नाम लूँगा, उसके साथ काम करूँगा। तो यार इसको कैसे समझाऊँ, लीड आ रही है बट क्लोज नहीं हो रहे। एक्सप्लेन करता हूँ। कंटेंट से अगर आपको लीड्स आ रही हैं, पहली चीज़ तो अगर आपको नहीं आ रही तो वो इसलिए नहीं आ रही अगर आपके व्यूज़ भी ठीक ठाक आ रहे हैं तो। रीज़न बीइंग कि लोग आपसे इंप्रेस नहीं हो रहे, वो आपकी साइकोलॉजी को समझ नहीं पा रहे। समझ भी पा रहे हैं तो उनको ये नहीं पता कि ये आदमी सोल्यूशन प्रोवाइडर कैसे है, मतलब इसका कंटेंट हमें कैसे, हाउ इज़ गोइंग टू हेल्प, तो वो उनको नहीं क्लियर हो रहा। अब वो कब होता है, वो एक तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको उसको सुपरफिशियल लेवल पे इंप्रूव करना, इम्प्रेस करना पड़ेगा। बट अगर आप उससे ज़्यादा पैसे उसकी जेब से निकलवाना चाहते हो, कोर्स, सर्विस, कंसल्टेशन के लिए, एनीबडी, एनीथिंग यू वांट टू सेल हिम, तो वहाँ पे आपको ना एक्सपर्ट दिखना पड़ेगा। आपकी पोजीशनिंग एक्सपर्ट की होनी चाहिए माइंड में। एग्जांपल बताता हूँ, जितनी हाई क्लास आपको सोल्यूशन चाहिए उतना वो एक्सपर्ट देखेगा। आप जब भिंडी लेने जाते हो मार्केट में, तो आप ये देखते हो कि यार वो भिंडी का एक्सपर्ट है, उसको पता है भिंडी कैसे उगती है, कैसे बीज बनता है। आप ये नहीं देखते ना, आप देखते हो यार ज़्यादा हरी भिंडी किसके पास है, आप देखते हो वो मेरा दोस्त है उसके साथ ले गया, उससे ले लेते हैं। भिंडी, कद्दू, पेठा आप कहीं से भी ले लोगे। बट जब बात आएगी कि सेल्स के बारे में मुझे सीखना है, ट्रेनिंग चाहिए, तो आप पहले 10 कोचेज़ को देखोगे, उसको समझोगे। पहले आप ये देखोगे मुझे बात किसके समझ में आ रही है, ज़्यादा ईजिली एक्सप्लेनेबल कौन है। फिर आप साथ साथ में ये भी देखोगे कि ईजी एक्सप्लेनेबल तो चलो ये 3 लोग मिल गए, इन सब में से ज़्यादा डीप बात कौन कर रहा है, ज़्यादा ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस किसका है, चलो इसका है। अब सोशल प्रूफ ज़्यादा किसके हैं वो भी चेक करोगे। तो जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी तो आपका डाउट आपके माइंड से ख़त्म हो रहा है, तो फिर आपके पास मैं आपको मैसेज करूँगा कि सर प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, हाउ कैन यू हेल्प मी। अब वो ऑफ़र आपका कैसा, वो चीज़ों पे भी क्लोज होने वाला मैटर करता है। क्लोज होना सिर्फ ऐसा नहीं होता ना कि आप
मतलब आपने लीड आ गई तो वो क्लोज हो गई होगा, वो आपके टारगेट ऑडियंस में है नहीं है। आप मान के चलो, आप जिस माइंडसेट आप बोल रहे हो कि 40 वीडियो दिन महीने की बनानी पड़ेगी, और वो बोल रहा है कि टाइम नहीं है मेरे पास, आप उसको कैसे क्लोज कर लोगे? तो वो चीज़ है ना, या तो आप उसको ऐसी सर्विस दो ये अवतार वाली, फिर तो वो क्लोज भी हो जाए। तो क्लोज नहीं होता, इसका मतलब डाउट रह गया माइंड में। और अगर लीड नहीं आ रही तो इसका मतलब वो या तो आपको एक्सपर्ट नहीं दिख रहा, या आपको सोल्यूशन प्रोवाइडर नहीं दिख रहा। सोल्यूशन प्रोवाइडर उसको दिखाना पड़ेगा। सोल्यूशन प्रोवाइडर, सोल्यूशन आर इज वेरी बिग थिंग। और क्लोज तब होते हैं लोग आपकी मीटिंग्स में जब आपका कंटेंट से उनकी ऑलरेडी इतनी नर्चरिंग हो गई है कि वो आपको इतना जानते हैं। यार मैं आपको एक बात पूछता हूँ, चलो अलेक्स होर्मोजी अगर आज आपको उसकी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर दे, आप ज्वाइन करोगे? करोगे ना, डेफिनेटली। देखो अब आप ये छोड़ दोगे लेकिन उसको ज्वाइन कर लोगे। रीज़न क्या है? आप उससे इतना इम्प्रेस्ड हो, आपकी नज़रों में उसकी अथॉरिटी इतनी एज अ बिजनेस कोच या एज ए एंटरप्रेन्योर कि वो अनपैरेलल्ड है, वो हमारे से बहुत ऊपर है इस स्टेज पे। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप वो ऑटोमेटिक एक्शन लोगे, तो आपके माइंड में कोई डाउट ही नहीं है। मैं आपसे क्यों पूछता हूँ हर बार कि ये कितने टाइम से संजय को देख रहे हैं? आप बोलते हो 15 दिन से, 20 दिन से, 25 दिन से, तो मैं बोल देता हूँ ये पैसे नहीं देगा आपको। तो उसको, क्योंकि वो 1-2 रील देख ली उसने, वो मोटिवेट हो गया, उसको लग रहा है ये लोग कुछ करते हैं, उसने आपको मैसेज कर दिया और आपको लग रहा है कि ये क्लोज होगा। तो क्लोज ऐसे नहीं होता, वो टाइम के साथ लेता है। जैसे मेगा ने मेरे साथ जब पहली बार हमारे साथ मीटिंग की थी, तो तब मेगा ने 15, 20, 30 मिनट बात की और फिर उन्होंने बोला चलो बताते हैं। फिर वो 7 महीने गायब रहे, अब जाके उन्होंने पे किया है। क्यों? क्योंकि 7 महीने तक हमको वो देख रहे हैं लगातार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बोला था कॉल पे, तो वो कि आपका अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ट्रस्ट करें मेरे को, ऐसे कि आप लोग कर लोगे ऐसे। तो वही है, सोशल प्रूफ बहुत बड़ी बात है। सोशल प्रूफ बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो एक चीज़ पूछना था, अगर कोई बिजनेस ओनर आज अनबोर्ड होता है, कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब पहले कंटेंट बनाता था बट उतना अच्छे लेवल पे नहीं था, छोटे मतलब थोड़े व्यूज आ रहे हैं, लीड्स भी थोड़े आ रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं आ रहे, अगर वो स्टार्ट किया आज से, क्या उसको 1 महीने के अंदर भी लीड आ सकता है? आ सकता है, डिपेंड्स ऑन कि उसका कंटेंट कितना जल्दी उसकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच रहा है। बट वो क्लोज नहीं हो। डे ट्रैकिंग करना भी लीड का बहुत ज़रूरी है ना। आप घंटा उखाड़ोगे लीड से, क्या करोगे लीड लेकर जब आप उसको ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हो? लोग मेरे पीछे पड़े हो कि भाई हेल्प करो, कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। मेरी टीम बंदे को कॉल ही नहीं कर रही, मेरा नंबर उसके पास नहीं है, लोग आ रहे हैं भूल जा रहे हैं मुझे, 10-10 दिन को उनको कॉल ही नहीं जा रही। तो आप लीड ही ट्रैकेबल नहीं है, तो आप फिर रेवेन्यू आपका आएगा कहाँ से? तो ये चीज़ है, तो ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। और यस, फर्स्ट मंथ से आपको लीड्स मिलना शुरू हो सकते हैं ऑर्गेनिक से। जैसे DO5 के लिए ना मैं ऐसे बता दूँ, संजय ने भी बताया था मैंने ये बताने के लिए कि मिनिमम व्यूज आपके हिसाब से कितना आ सकती है सारे प्लेटफॉर्म मिला के और बूस्ट के सिनेरियो? या डिपेंड करता है, देखो नीश के ऊपर बहुत बड़ा डिपेंडेंसी होता है। 1-2 मिलियन आ सकते हैं आराम से, इतना तो आराम से आ सकते हैं। 2-3 हाँ आ सकते हैं, सारे प्लेटफॉर्म को मिलाकर, कोई बड़ी बात नहीं है। बट वो व्यूज़ कन्वर्ट कब होंगे आपके? वो 3-4 महीने बाद ही होंगे, पहले नहीं होने वाले। उन्होंने बताया कि अवेयरनेस स्टेज, फिर नर्चरिंग, फिर रेवेन्यू। BNR विजिबिलिटी आएगी, फिर नर्चरिंग होगी, फिर रेवेन्यू होगी। बार बार देखेंगे उनको। इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ VNR स्टेज कैसे काम करती है। कौन सा? VNR, विजिबिलिटी, नर्चरिंग, रेवेन्यू। पहले बात जब आप किसी क्रिएटर को देखना शुरू करते हो, ठीक है, छोटा मोटा बिजनेस कोच, पहले मुझे ऐसे लगता था कि यार अलेक्स होर्मोजी छोटा मोटा बिजनेस कोच है, इतना क्या सीरियस लेना। ये मेरी विजिबिलिटी स्टेज थी, VNR स्टेज बोलते हैं इसको कंटेंट में। विजिबिलिटी स्टेज में क्या हुआ, मेरे को रील दिखी अलेक्स होर्मोजी की किसी की, और मैं इंप्रेस हो गया, मैंने कहा अच्छा बातें करता है। नर्चरिंग स्टेज में क्या हुआ, मैं पॉडकास्ट देख रहा हूँ अलेक्स के, लॉन्ग वीडियोज़ देख रहा हूँ, मैं सोशल प्रूफ्स देख रहा हूँ, मैं रिजल्ट्स देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अलेक्स की लाइफ क्या रही है। उसने 3-4 बिजनेस बनाए हैं, जिम के बिजनेस हैं और एक और है, स्कूल का फाउंडर है। नर्चरिंग हो रही है, अरे यार ये तो बहुत तगड़ा आदमी है, छोटी मोटी बात नहीं है। $100 मिलियन का रेवेन्यू एक दिन में क्रैक किया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया बुक्स बेच के। सोचो कितना स्ट्रॉन्ग फनल रहा होगा, कितनी तगड़ी मार्केटिंग रही होगी, ठीक, इतना बड़ा पर्सनल ब्रांड है। रेवेन्यू स्टेज पे आने से देखो, विजिबिलिटी स्टेज पे क्या होता है कि आप हो, मुझे बस इतना पता होता है कि भाई देखो गैरी वी भी है, अलेक्स होर्मोजी भी है, विवेक बिंद्रा भी है, राजीव तलेजा भी है, और ऐसे करके 50 बिजनेस ओनर हो रहा है, तब मैं आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, बट आप मेरे लिए होते हो मेरी नज़रों में। नर्चरिंग स्टेज तक आते आते पोजीशनिंग पता है क्रिएटर की क्या हो जाती है, आप भी हो। यानी कि अब मैं सेल्स की अगर बात हो रही है तो मैं अलेक्स को भी सुन रहा हूँ, गैरी वी को भी सुन रहा हूँ,
राजीव को भी सुन रहा हूँ, तलरेजा को, विवेक बिंद्रा को भी सुन रहा हूँ, और ऐसे एक दो लोग उनको सुन रहा हूँ। रेवेन्यू स्टेज तक आते आते, थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज तक आते आते क्या हो जाता है, मैं ये बोल देता हूँ अलेक्स भाई आप ही हो जो हो हमारे, तो हाथ पकड़ लो, आगे ले चलो, हमें आप पे विश्वास है। और ये बाकियों को मैंने पीछे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो विजिबल नहीं थे मेरे सामने। भाई टैलेंट का थोड़ी इतना मैटर करता है, मुझे पता है कि वो भी बिजनेस कोच है, ये भी बिजनेस कोच है, बट मेरी समस्या तो ये सुलझा पा रहे हैं ना, सुलझा तो वो भी सकते हैं, बट वो मेरे सामने ही नहीं आ रहे, मेरे सामने तो ये आ रहे हैं। अब एक रील कभी इधर आ गई, कभी इधर आ गई, कभी हर्ष भेज देता मेरे को, कहता देखो जी सर जी नवी वीडियो आई ਉਹਦੀ, मगर लै इधर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ इतनी ਇੱਧਰ देई ਜਾਂਦੇ। तो समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं, तो ये चीज़ है। तो विजिबिलिटी ज़्यादा है तो नर्चरिंग ईजी होगी, नर्चरिंग ईजी है तो रेवेन्यू स्टेज तक आप अपने क्लाइंट को जल्दी ला सकते हो। तो अगर कोई बिजनेस ओनर कंटेंट नहीं बनाता है बिल्कुल भी, कैसे मैं भी कंटेंट बनाऊँ, मैं तो बिजनेस ओनर हूँ, मैं सिर्फ ऐड चलाऊंगा, टीम हायर करके करूँगा, तो इस केस में कितना? देखो वो अपनी जगह सही है, उनकी अगर स्केलिंग ऐड से हो रही है और ऐड से फास्ट स्केलिंग होती है थोड़ी सी, अगर उन्होंने वो क्रैक कर लिया तो उनको वो करने दो। आप अगर उससे बहस करने जाओगे ना कि एड्स ये है वो एड से नहीं आएगा, तो वो आपको बेवकूफ़ समझेगा, है ना। तो आप उसको बोलो कि एड्स करो। चलो मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, हालांकि ये मैंने डिस्कस करना था बाकियों के साथ भी। तो राजेश बान्ना बताया था ना मैंने आपके बारे में, जो तेल, मेरे को जब पैरालिसिस हुई थी ना 2020 में, मतलब पूरी बॉडी डेड हो गई थी, एक फिजियोथेरेपिस्ट आता था और वो ना बड़ा ऐसे सेल्सी टाइप का आदमी है, मतलब उसको देखते ही मुझे ऐसा लगता है यार ये कुछ बेच के जाएगा, MLM टाइप में नहीं है, तो वो कर किया भी था उसने कई टाइम पे। अब वो 5-6 दिन में घर पे गया था, वो घर पे आया मेरे, उसको पता लगा वो आया हुआ है, तो जेब से कुछ तो पैसे निकाल ही सकता है। अब मुझे जैसे वो एंटर कमरे में किया, मैं कहा यार ये कुछ ना कुछ बेच के जाएगा आज। वो आया, हाँ चाल पूछा, कुछ किया, सेल्स सीखना, मैं उससे सेल्स सीखा मैंने आधे घंटे में जब मेरे पास बैठा। अब वो बोल रहा है कि अभी कैसा है, पहले से अच्छा चल लेते हो, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, नर्वस सिस्टम ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, दर्द नहीं होता। मैंने कहा नहीं सब ठीक है। अब उसने तो अपना सामान बेचना था, वो लेके आया था साथ में, ठीक है। अब वो बेचे कैसे, मुझे पता है मैंने नहीं लेना, मुझे पता है मैंने नहीं लेना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना, मैं उस पर पैसे वेस्ट करने वाला। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, ये आपके समझने के लिए अच्छी चीज़ है। सेल्स कैसे की उसने, 3-4 चीज़ें होती हैं, लॉजिक, वैल्यू, इमोशन। इमोशन के अंदर एक छोटा इमोशन डर आ गया। वैल्यू उसको पता है इसको मेरे तेल तूल में जो भी मैं बेच रहा हूँ उसमें दिखेगी नहीं। लॉजिक फेल हो गया क्योंकि मुझे पता है ये एक अलग डिसीज़ है, ये तेल वगैरह से और मालिश से ठीक नहीं होती, ये अलग, ये धीरे धीरे टाइम के साथ ठीक होने वाली डिसीज़ है। तो लॉजिक ख़त्म, वैल्यू ख़त्म। अब वो मुझे सामान कैसे बेचे, अब वो मुझे कन्विंस भी कर रहा है, आप भी समझना विशाल, अब वो मुझे कन्विंस भी कर रहा है कि यार ये लो, दवाई लो, काम करो, ऐसा करके। वो कहता है यार अभी भी थोड़ा सा ना, थोड़ा और अच्छे से चलने लग जाओगे अगर आप ये दवाई लोगे। मैंने कहा नहीं ठीक हो रहा है धीरे धीरे, पहले तो बिल्कुल ही व्हील चेयर पे थे 2 साल के लिए, अभी तो ठीक चल रहा है। कहता हाँ, कहता ठीक है, बट उसने हार नहीं मानी, उसने लास्ट में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और वैसा छोड़ा 5,000 साथ में लेके गया अपने। वो क्या छोड़ा पता है, मेरी मम्मी आ गई, चाय वाय बना ली। कहता योगेश एक बात पूछूं, मुझे कहता, मैंने कहा हाँ जी पूछो, गर्लफ्रेंड है कोई? अब सब लोग बैठे हुए हैं, मैं क्या नहीं है। कहता अच्छा, कहता शादी का क्या ख्याल है? अब मैंने कहा शादी शुदी अभी नहीं करनी, थोड़ा ठहर के करेंगे। कहता अगर आपका थोड़ा चलना और सही हो जाए ना तो शादी बहुत जल्दी हो जाएगी आपकी, वरना दिक्कत आ सकती है। अब मेरी मम्मी टेंशन में, क्योंकि उनकी सोच तो वहीं तक है ना, शादी होगी तो आदमी कामयाब, वरना लाइफ अधूरी है। वो कहते हाँ यार ये तो शादी नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, ये वो सारी चीज़ें। जैसे ही उसने शादी की बात की, सारे घर वाले टेंशन में, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब घर वालों से तो मैं लड़ नहीं सकता, अब उनको पता है कि इस तेल का डिसीजन मेकर फाइनली अभी इसके पेरेंट्स है। तो जैसे ही उन्होंने शादी की बात की, घर वाले बोलते नहीं इसकी नहीं सुननी, आप हमें दो कौन सी दवाई है। 5,000 की दवाई जो मुझे पता है यूजलेस है, मैं उसको कभी लेने भी नहीं वाला, वो खड़े पैर वो बेच गया मुझे। 3 चीज़ों में, लॉजिक, वैल्यू, इमोशन। तो लॉजिक खत्म हो गया, इमोशन, वैल्यू खत्म थी क्योंकि मुझे पता है उसमें है नहीं, बट इमोशन के सारे उसने वो चीज़ बेच दी। और वो वो उसने एकदम से नहीं बेचा। आप ये भी देखो, मैंने ये भी चीज़ समझी उससे, वो ना नर्चर कर रहा था, सवाल मुझसे बहुत पूछ रहा था, अभी क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कितना टाइम सोते हो, सवाल मुझसे बहुत पूछ रहा है। और जिससे मेरे घर वालों को ऐसा लग रहा है यार ये तो
प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है हमारे लड़के की, ये तो सोल्यूशन दे के ही जाएगा आज कोई। उनके माइंड में ऐसी परसेप्शन बन गई क्योंकि उसको पता था ना पैसा तो इधर से आएगा। तो ये चीज़ है। तो ऑडियंस को समझना, साइकी समझना बहुत ज़रूरी है उसकी। और अर्जेंसी में आदमी पैसा देता है, ये बात बिल्कुल सच है। उसको जो अगर ऐसा लग रहा है ना अरे हो जाएगा कभी भी है, नहीं देगा। अब जैसे एग्जांपल बताता हूँ, रात मेरे को ना बुखार था और मेरे को बहुत गंदे वाली खांसी हो गई। रात के 10:30 बजे विशाल को मैंने भेजा है दवाई लाने के लिए। और वही अगर ऐसा होता कि सिर्फ नॉर्मल सर दर्द होता तो मैं कहता रुक जाओ यार चाय पी लेते हैं, चाय से ठीक हो जाएगा। वही अगर खांसी आ रही है, बोल नहीं पा रहा और मुझे पता है सुबह सेशन भी है, मीटिंग भी है जिसके कारण क्लाइंट चला जाएगा, तो मेरे को तो डर है कि खांसी ठीक नहीं हो तो मैंने तभी दवाई लेने को भेजा। तो ये चीज़ है। तो अर्जेंसी में सेल होती है। और कंटेंट में भी अगर आप अर्जेंसी लाओ, ऑफर लाओ, ये सारी चीज़ें उसी के लिए होती है बेसिकली। तो कंटेंट से सेल्स ईजी हो जाता है।